वेलकम एवरीवन। मैं आपका स्वागत करता हूं पिंक पैरेट पॉडकास्ट में। आज के हमारे गेस्ट है श्रुति माहेश्वरी, जो काफ़ी एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर है और स्पिरिचुअलिज्म के ऊपर भी उनकी काफ़ी अच्छी पकड़ है। तो चलिए उनको सुनते हैं। हेलो श्रुति। हाय। वेलकम टू पिंक पैरेट पॉडकास्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक्स फॉर कमिंग ऑन आवर शो। एंड कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप लोग कैसे हैं? हम भी बहुत अच्छे हैं। तो हमने इस पॉडकास्ट को 3 डेविएशन में कन्वर्ट किया है। इसका फर्स्ट डेविएशन मैं अभी आपसे पूछता हूँ। पहले हम आपकी जर्नी के बारे में बात करेंगे। तो आपकी पर्सनैलिटी स्कूल टाइम पे कैसी थी एंड आपने कंटेंट क्रिएशन की तरफ कैसे मूव किया? एक्चुअली स्कूल टाइम में तो जैसे सबकी होती है वैसे ही मेरी भी बहुत ही इनोसेंट रही है, क्योंकि मैं बाल मंदिर से एजुकेटेड हूँ 10th तक। तो वो बहुत डिसिप्लिन स्कूल रही है, तो मैं भी बहुत डिसिप्लिन में रही हूँ स्कूल टाइम में। लेकिन जब मैं कंटेंट में आई ना, तो शुरू से मैं बहुत मेरी मम्मी का सपोर्ट रहा है कि आप एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करो, आप कोशिश करो कि हर फंक्शन में आप एबल रहो कि आप कर सकते हो कुछ भी। तो मैं शुरू से बहुत एक्टिव रही हूँ। एज एनुअल फंक्शन में भी बहुत मैंने पार्टिसिपेट किया है। पर्सनल भी मैं कंपटीशन में, जैसे मैं माहेश्वरी हूँ तो माहेश्वरी समाज में भी हमारे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, तो मैंने उनमें भी पार्टिसिपेट किया है। तो कॉन्फिडेंस स्टेज वाला शुरू से काफ़ी अच्छा रहा है मेरा, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं कर सकती हूँ, कंटेंट से बेस भी कर सकती हूँ कुछ, और खुद के पर्सपेक्टिव भी बहुत अच्छा कर सकती हूँ। एंड व्हाट अबाउट योर स्टडीज़? पढ़ाई में कैसे थे? पढ़ाई में मैं बहुत अच्छी थी। एक्चुअली पढ़ाई में इतनी अच्छी थी कि मेरा ये टारगेट रहता था कि मुझे मेरे सारे दोस्तों को पीछे छोड़ना है। आई थिंक आप द क्लास में दी बेस्ट स्टूडेंट थे, क्योंकि आप करिकुलर एक्टिविटी में भी बेस्ट थे एंड आप पढ़ाई में भी बहुत अच्छे परसेंटेज से हो। ये मेरी मैम भी बोलते थे मुझे। तो आपने 12th कौन सी ईयर में की? 12th मेरी 2018 में थी। 2018 में मेरी 10th थी, 2020 में मेरी 12th थी। श्रुति, आई वांट टू टॉक यू अबाउट, जैसे ही स्कूल में कॉलेजेस में आते हैं तो एक सर्टेन चेंजेस होते हैं। हम एक कंटिन्यूटी को फॉलो कर रहे होते हैं स्कूल में, बट वैसे ही कॉलेज में आते हैं हम बेरोजगार हो जाते हैं एकदम से कि आगे क्या करें क्या नहीं करें। तो उस पर आपके साथ भी हुआ ऐसा? नहीं, मेरा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। एक्चुअली मैं कॉलेज में जब 13 ईयर ओल्ड थी तो तब से मैं डांस सिखाने लग गई थी। तो मैं तब से ऐसा है कि मैंने स्कूल, कॉलेज, डांस, हाउस होल्ड वर्क सब साथ में मैनेज किए। तो बिल्कुल अनएम्प्लॉयमेंट वाली फीलिंग तो मुझे कभी भी नहीं आई। मैं बहुत बिजी शेड्यूल में रही हुई लड़की हूँ, और मैं कोशिश यही करती हूँ कि जो भी मुझे सुन रहे हैं या ऐसा कुछ है तो मैं उन्हें भी यही कहती हूँ कि जितना आप अपने आप को बिजी रख सकते हैं रखें, ताकि आपकी लाइफ आपके हिसाब से चले। आपको कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिले कि हमें कुछ गलत करना है या हमें किसी और को कुछ सलाह देनी, वैसा कोई टाइम नहीं मिले। आप अपने आप को बिल्डअप करें। मेरा हमेशा ऐसा रहता है। आपने कौन सी कॉलेज से की और आपने कॉलेज में क्या एक्टिविटीज़ थी? आप भी जैसे स्कूल में थे वैसे कॉलेज में थे, या फिर आप में भी सर्टेन चेंजेस आए हमारी तरह? कॉलेज में ऐसा रहा था कि मैं कॉलेज में पार्टिसिपेट स्पीच एंड ऑल में ज़्यादा करती थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि डांस के फील्ड में या बोलने के फील्ड में मैं काफ़ी अच्छी हूँ, लेकिन जब अपन तो रैंडम किसी को स्पीच देनी हो तो मुझे ऐसा लगता है मैं उसमें पार्टिसिपेट करूँ, क्योंकि वो चीज़ माइक आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है। तो मैं चाहती थी कि मैं जब भी कोई स्पीच हो या मॉर्निंग में हमें कुछ कहना हो असेंबली में, तो मुझे चूज़ करते थे एज अ एंकर कि भाई श्रुति माइक से नहीं डरती है, तो वो कुछ बताएगी तो अच्छा रहेगा। तो मुझे लगता था कि वहाँ पे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बिल्डअप हुआ। ऐसा कोई एक्सपीरियंस याद है कि क्लासेस नहीं लग रही हो, कॉलेज के सीन्स, कॉलेज के टाइम पे? हाँ, बहुत सारे। मेरा फ्रेंड सर्कल 11th-12th से बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि 11th-12th में मैं कोएड हो गई थी, जहाँ पे बॉयज़ भी थे। तो वहाँ से मुझे लगा कि यार स्कूल कॉलेज लाइफ ऐसी बहुत अच्छी होती, क्योंकि मैंने बताया 10th तक मैं बहुत डिसिप्लिन रही हुई हूँ। गर्ल्स स्कूल था मेरा। ये भी एक प्रॉब्लम है। मैं आपकी स्कूल टाइम पे वापस जाऊँगा कि कोएड जो रहते हैं, जो आप ये बात कर रहे हो, जिसमें ओनली गर्ल्स पढ़ती है, हमारे साथ ऐसा नहीं था। लेकिन इसमें एक अलोननेस आ जाता है, आपको लगता है, बिकॉज हमने बहुत देखा है, मेरे जो मेल फ्रेंड्स रहे हैं वो गर्ल्स से नहीं मिलते अगर उनकी स्कूल में ऐसा नहीं है। उनके सेक्शंस भी अलग है और कोई कोई स्कूल्स भी अलग है, ऐसा है उनके साथ। तो उनको क्या प्रॉब्लम्स आ रही है अब मैं आपको बताता हूँ कि अब वो जो भी फीमेल्स आती है ना, उनके साथ कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर पाते। तो ये एक आपको इशू रखता है? हाँ बिल्कुल, ये बहुत मेजर इशू है, क्योंकि सबकी सोच एक जैसी नहीं होती है। कुछ बॉयज़ बहुत डिसेंट होते हैं, कुछ बॉयज़ बहुत फ्रैंक होते हैं, कुछ बॉयज़ बहुत ज़्यादा शरारती होते हैं। मुझे ऐसा लगता है एक सेक्शन में भी कैटेगरीज पटी हुई होती है। तो उस हिसाब से मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मेरे बॉयज़ को, जो भी मेरे साथ में मेरे फ्रेंड्स थे, बॉय फ्रेंड,
उन लोगों से रिलेटेड ये रहा है कि वो लोग बहुत ज़्यादा मस्ती वाले थे। उनके साथ रह के मैंने सीखा है कि मस्ती कैसे करते हैं, बंक कैसे मारते हैं, टीचर को कैसे इरिटेट करते हैं, क्लास में कब कहाँ क्या कौन से सेक्शन में आपको बोलना है नहीं बोलना है। तो मेरा 11th-12th वाला एक्सपीरियंस बहुत गुड रहा है, बहुत ही गुड रहा है। एक्चुअली मैंने सीखा है कि दोस्ती क्या होती है वो 11th-12th में मैंने सीखा। आई थिंक आपकी पर्सनैलिटी ऐसी थी, आपने स्कूल टाइम में बहुत टॉप्स किए, अच्छे मार्क्स से ग्रेडिंग से पास हुए, बट आप कॉलेज टाइम में बैक बेंचर्स बन गए। नहीं, कॉलेज में मैं स्कूल से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गई थी। क्यों? क्योंकि मेरे को कॉलेज में मेरे फेवरेट सब्जेक्ट है, आई बिलोंग टू आर्ट्स, मैंने बीए किया है, तो मेरे फेवरेट सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस रहा है शुरू से, और मैंने एमए भी पॉलिटिकल साइंस में मैं कर रही हूँ अभी। तो जब मैं कॉलेज में आई तो फेवरेट सब्जेक्ट में ही मैंने अपना जो मेरे 3 सब्जेक्ट थे वो फेवरेट से, तो मैं उनको साथ मैनेज करती थी, और प्लस अपना डांस भी मैनेज करती थी मैं। तो मुझे ऐसा कभी भी नहीं लगा कि मैं हमेशा से पढ़ाई में ही अपना करियर बनाना चाहती हूँ। कंटेंट क्रिएटर ये है कि मैंने स्माइल करी, वो लोगों को पसंद आई, तो मैंने कंटिन्यू किया, लेकिन आई वांट कि मैं अपना पढ़ाई में करियर बनाना चाहती हूँ। श्रुति, कहाँ से आता है कॉन्फिडेंस? आप कोएड स्कूल में पढ़ी है एंड आपने कॉलेजेस में भी, आपने ये कॉलेज से आया है या मेरे को लगता है आपकी रील्स से ये कॉन्फिडेंस जनरेट हुआ है कि न्यू पीपल से मिलना एंड ऑल? हाँ, मैंने बताया ना कि मम्मी का काफ़ी अच्छा रोल रहा है। वो हमेशा मुझे बताती थी कोई भी प्रॉब्लम हो आप फेस करना सीखो, आप घर पे आके बताना सीखो, और आप जब तक खुद से नहीं करोगी ना तब तक आपको नहीं समझ आएगा कि एक्चुअली लाइफ क्या है, क्या क्या फेसेस आते हैं उसके अंदर। तो आप खुद से एबल बनो कि आप लड़ सको, तो उनका बहुत मेजर सपोर्ट है मेरी ज़िंदगी में। ओके, ये तो आपके लिए स्कूल टाइम्स एंड कॉलेज टाइम्स की और बात, बट आपने कंटेंट क्रिएशन जो ये आपकी जर्नी है, ये आपने स्टार्ट कब से करी है? इसको अर्ली डे स्कूल्स एंड आफ्टर द स्कूल्स या कॉलेजेस के अर्लियर टाइम्स पे? एक्चुअली मैं 7th-8th स्टैंडर्ड में थी, मे बी आई थिंक सो आई क्लियर्ड 8th स्टैंडर्ड। आफ्टर दैट आई स्टार्टेड टिकटॉक, बिकॉज उस वक्त टिकटॉक का प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा चल रहा था, तो मैंने उस पर बहुत ही सिंस फ्रॉम दी 2015 आई स्टार्टेड दैट। तो मैंने जब 2015 में टिकटॉक बनाना स्टार्ट की तो फर्स्टली मैं बहुत नॉर्मल जैसे सब बनाते हैं कंटेंट में, मैं वैसे ही बनाती थी जो ट्रेंडिंग होता था, लेकिन धीरे धीरे मैंने कुछ वीडियोज़ ऐसी डाली जिससे ना मिलियंस में मेरे व्यूज़ आने लग गए। मेरी पहली वीडियो जो वायरल हुई थी उस पर 7 मिलियन व्यू थे आई थिंक। तो तब टिकटॉक ऐसा था कि बंद होने वाला है, लेकिन मैं कंसिस्टेंसी मैंने नहीं छोड़ी। मैंने कहा नहीं यार, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे मैंने जो एक्टिविटीज़ पहले कर रखी है जो स्कूल टाइम में, वो मुझे आगे दिखाने का मौका मिलेगा। तो मैंने कंटिन्यू किया, पर अनफॉर्चुनेटली टिकटॉक बंद हो गया था। उसके बाद में मैंने रील्स पे जब आया तो रील्स जब शुरू हो गई। जी, मेरा ये टिकटॉक पे भी यही क्वेश्चन है, जब टिकटॉक बैन हुआ था तब कितने फॉलोअर्स थे आपके? मेरे तब फॉलोअर्स से अप्रॉक्सीमेटली 50 क्रॉस फॉलोअर्स थे मेरे। सो व्हेन टिकटॉक वाज बैंड, आपका तो हार्ट ब्रेक हो गया होगा कि यार एकदम से इतने सालों की मेहनत एकदम से चली गई। एक्चुअली मेरे सालों की मेहनत नहीं थी, जब मैं बना रही थी तब वो वायरल नहीं हो रहे थे। जब मैंने बनाना शुरू किया, जब वायरल होने लगी तो वो बंद हो गई। तो मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ नया प्लेटफॉर्म निकल ही जाएगा, मेरे फेस जानने लग गए लोग, तो मैं वहाँ डाल दूंगी। तो आपका बुरा समय नहीं आया था उस समय कि यार बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है? ऐसा नहीं था? नहीं, अगर सोशल मीडिया को लेके कोई सोचे कि बुरा समय है तो जो भी ये सोचते हैं वो ना सोचे, क्योंकि प्लेटफॉर्म की कोई कमी नहीं है। कुछ भी आप यूट्यूब तो एवरग्रीन है, हमेशा स्टार्ट रहेगा। जी। उसको कोई बैन नहीं कर सकता। आप उस पर अपना दिखाएं, अगर आप में सच में टैलेंट होगा तो वो आगे इंक्रीज करेगा। जी। तो हम ये तो आपकी टिकटॉक की बात, हम रील्स की आगे और बढ़ेंगे। आपने कौन से ईयर्स में ये रील्स बनाना स्टार्ट किया था इन ऑन करियर एक्सपेक्ट कि अब मेरे को इसी करियर में जाना है? ये कब डिसाइड किया? नहीं, रील्स का करियर तो मैंने अभी भी डिसाइड नहीं किया है कि मुझे इसी करियर में जाना है। ऑलरेडी मेंशन कि मुझे पढ़ाई में ही जाना है आगे। मैं अभी अपनी स्टडीज़ कभी भी नहीं ड्रॉप आउट करूँगी, लेकिन मुझे ऐसा है कि मैंने रील्स बनाई, लोगों ने लाइक की, वो वायरल हुई, काफ़ी लोग मेरे रील्स डाल रहे हैं, लेकिन मैं जैसा मेरे पेज को सेटअप करना चाहती थी ना कि एक ऐसा कंटेंट मुझे मिले कि आगे मुझे पता चल जाए मुझे उसी कंटेंट पे बनानी है, तो वो कंटेंट मुझे मिल गया। तो उसके लिए मैं बहुत हैप्पीली हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं आगे भी इससे में शूट करती रहूँ। मैं जैसा रिलीजियस बेस्ड हूँ, मुझे वैसे कंटेंट मिल गए हैं, तो मैं बहुत हैप्पीली एवर हूँ कि अब मैं इस फील्ड में आगे जाऊँगी थोड़ा। श्रुति, जब आपके ऑब्वियस बात है, जब आपके स्टार्टिंग फेज में जब व्यूज़ नहीं आते होंगे तब आपके कौन सपोर्टिव थे? या फिर इस क्वेश्चन को मैं ऐसे घुमा के पूछूं कि ऐसे 3% बताइए जो आपकी लाइफ में आपके डीप फेज में बहुत सपोर्टिव रहे। मैं सबसे पहले तो मैं श्याम बाबा को कहूँगी, उन्होंने मुझे हमेशा बहुत सपोर्ट किया है। और सेकेंडली मैं अपनी मम्मी को ये क्रेडिट देना चाहूँगी। और थर्ड गोज़ टू हिरेश।
हिरेश जो मेरे साथ 11 से बहुत साथ में है, तो मैं उससे Who बहुत is थैंक Hiresh, यू your करना friend? चाहती हूँ। हिरेश इज़ माय फ्रेंड एज कम ब्रदर, वो सब कुछ है मेरे लिए, मतलब बहुत ही अच्छा सपोर्टिव नेचर है उसका। उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया हर जगह, मैं कहीं जाना चाहती हूँ कोई वीडियो बनानी तो ही वॉज जस्ट लाइक तू कर, मैं हूँ। जी जी, सपोर्टिव तो बहुत मैटर करते हैं, वरना सक्सेस के बाद तो चाचा फूफा के भी फ़ोन आ जाते हैं। एग्जैक्टली मुझे आने लग गए। ओके, बैक टू द फर्स्ट रील्स पॉइंट। आपका अभी क्या मोटिवेशन रहता है रील्स बनाने का, कि अभी मेरे को रील्स बनानी है? क्योंकि एक डीमोटिवेशन का फेज तो आता ही है, आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करती है? ऐसा मुझसे पहले भी किसी ने पूछा है कि आप कैसे मोटिवेट करती है खुद को, तो मैं बस यही सोच के मोटिवेट करती हूँ कि मेरा जो भी कंटेंट चाहे सामने वाला जब भी मुझे देखे तो उसे ऐसा लगे नहीं यार बाकी लड़कियों से थोड़ी डिफरेंट है, अच्छा कर रही है, तो वो मैं सोचती हूँ कि जब मेरी रील कोई देखेगा तो वो ये सोचेगा, तो वो मुझे मोटिवेट करेगा, और जब वो मुझे मोटिवेट करेगा तो वो लाइक करेगा, उस पर कमेंट करेगा, तो वो मुझे अच्छा लगेगा। बस वही मेरा मोटिवेशन रहता है। कितनी रील्स बनाते हो श्रुति आप? मैं कोशिश करती हूँ कि 2 दिन की मैं एक रील तो पोस्ट कर ही दूँ, लेकिन जो भी रील बनाते हैं, जो भी मेहनत करते हैं, मैं उन्हें सिर्फ एक इतना सा कहना चाहूँगी कि आप जब भी रील बनाए ना, आप अपनी ओरिजिनलिटी नहीं ख़राब करें। बहुत लोग होते हैं बहुत फ़िल्टर यूज़ करते हैं, बहुत लोग होते हैं जो सिर्फ एडिटिंग में बिलोंग करते हैं। आई ऑल्सो बिलीव इन एडिटिंग एज वेल, पर मुझे ऐसा लगता है जितनी ओरिजिनल वीडियो, जो मेरी ओरिजिनल वीडियो वायरल हुई है ना, उतनी मेरी एडिटिंग वीडियोज़ वायरल नहीं हुई है। श्रुति, हमने आपके एक हैबिट नोटिस करी है, यू आर कंसिस्टेंट। आप बहुत कंसिस्टेंसी के साथ काम करती है। बिल्कुल कंसिस्टेंट हूँ, दवाई जब मैं लेती हूँ उसमें भी कंसिस्टेंट हूँ, और आपकी रील्स टाइम टू टाइम आ जाती है, ये कैसे करती है आप? ये मेरे लिए भी बहुत हेल्पिंग होगा। मैं अपने आप में ये चीज़ लाना चाहता हूँ बहुत टाइम से, मैं बहुत प्रॉब्लम हो रही है लाने में कि कंसिस्टेंटली वर्क करने का। मेरी बुक भी आ रही है इस पर कि हाउ टू बी ए कंसिस्टेंट, दिसंबर में आ जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस, जो सब हर कोई बोलते हैं। मैं उतनी सक्सेसफुल नहीं हुई हूँ अभी, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि यहाँ पहुँची हूँ तो आगे भी पहुँच ही जाऊँगी, और ज़रूर पहुँचूँगी मैं। बहुत विश्वास है मुझे अपने आप पे, लेकिन कंसिस्टेंसी का सिर्फ एक ही है कि आपको रोज़ अपने आप को प्रिपेयर करना है, आपको रोज़ अपने आप को याद दिलाना है कि मुझे अगर ये करना है, इट्स मीन मुझे करना है। मैं अगर कोई दवाई भी लेती हूँ, बहुत सारे जने कहते हैं हम दवाई नहीं ले पाते हैं, जैसे कोई होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रहा है तो वो कहता है ना यार मेरे से सुबह की हो जाती है तो शाम की नहीं हो पाती है, मुझसे ऐसा नहीं हो पाता। अगर मुझे किसी ने कुछ मेडिसिन दी है या किसी ने कोई काम बताया तो मैं बहुत ही डेडिकेटेड होकर उसे करती हूँ। अब वो कोई भी काम हो, स्टडी से रिलेटेड हो, रील्स मेकिंग हो, या मेरा कोई मेडिकल चल रहा हो उससे रिलेटेड। नाइस, ये हैबिट तो आई थिंक सब में होनी चाहिए। एंड मैं आपके 2 फेजेस की बात करूँगा। आपके 2 फेजेस रहे, एंजल श्रुति एंड श्रुति माहेश्वरी। आपने नेम चेंज क्यों किया? एक्चुअली मैं जब बहुत छोटी 7th स्टैंडर्ड में मैं थी, तब मेरी आईडी एक दीदी है मेरे, उन्होंने बनाई थी, तो तब उन्होंने बोला मुझे, मैंने बोला था तब भी मेरा श्रुति माहेश्वरी लिखो, इतना प्यारा नाम है, व्हाई डू यूज़ एंजल श्रुति, पर उन्होंने बोला नहीं तो बहुत क्यूट है, बहुत प्यारी सी लगती है, तो मैं चाहती हूँ कि तेरा नाम एंजल से रखें। तो उन्होंने मेरा नाम, तब मुझे आईडी नहीं बनाना आती थी, तो उन्होंने एंजल श्रुति नाम से बना दी। फिर मैं उस पर वर्क करती गई, कभी ऐसा लगा ही नहीं कि क्यों नाम चेंज करना है, क्योंकि उस वक्त फॉलोवर्स थे नहीं मेरे। तो ठीक है, फिर जब मुझे लगा कि नहीं, जब यू हैव अ गुड मैच्योरिटी इनफ कि नहीं अब अच्छा है आपके अंदर मैच्योरिटी, और मेरा नाम काफ़ी अच्छा है, आई जस्ट लव टू माई सरनेम। इट वॉज नाइस, बेटर देन ऑल। एंड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि श्रुति, नेमिंग के साथ मैंने आपके अकाउंट पे एक डेविएशन भी देखा है। आप पहले कुछ और रील्स बनाती थी एंड आपने सर्टेन एक कंटेंट चेंज किया है स्पिरिचुअलिज्म के ऊपर। ये आपके लिए पॉजिटिव वर्क कर रहा है अब, बट आपने क्या सोच के किया कि यार, अब उस टाइम को सोचते हो कि हाँ यार मैंने उस टाइम पे सोचा था, अब ये पॉजिटिव वर्क कर रहा था? नहीं, मैं आपको सिर्फ इतना सा कहना चाहूँगी कि ये मेरे ऊपर ठाकुर जी की कृपा रही है। मैं रातों रात, कहते हैं ना कोई रातों रात सुपरस्टार बन जाता है, मैं वैसे सुपरस्टार बन गई हूँ उनकी कृपा से। मैं उन्हें हमेशा थैंक यू कहती हूँ, क्योंकि यहाँ ही नहीं, इस स्टेज पर ही नहीं, उन्होंने मेरा बहुत सारी ऐसी जगह साथ निभाया है। अगर मैं उनके चमत्कार बताने लग जाऊँगी आपको तो शायद हमें बहुत दिन छोटा पड़ जाएगा। तो ये एक सिर्फ ऐसा है कि ठाकुर जी ने मुझ पे एक थोड़ी सी नज़र की और उनका रिफ्लेक्शन मुझ पे आ गया और मैं स्टार बन गई। और मुझे ऐसा लगता है और भी वो मेरे लिए करेंगे, लेकिन डेविएशन इसलिए आ गया था, स्पिरिचुअल की रील मुझे शुरू से डालनी थी। मैं ऐसा चाहती थी मेरा एक कंटेंट रहे जिस पे मुझे लोग फॉलो करें, रिस्पेक्ट से फॉलो करें। अगर वो कंटेंट मेरा चलता ना तो शायद मुझे इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती।
आई अंडरस्टैंड दैट। यस यस यस। रेस्पेक्ट इन द सेंस लोग वो कंटेंट सब जने दे रहे हैं, है ना, लेकिन स्पिरिचुअल वाले कंटेंट कुछ ही जने दे रहे हैं। आज हमें जो रिस्पेक्ट जया किशोरी जी के लिए है ना, शायद वो रिस्पेक्ट और किसी जो इन्फ्लुएंसर है हमारे उनके लिए नहीं है। उनको ऐसा लगता है अच्छा नई रील आई है देख ली, लेकिन जया किशोरी जी जब भी कुछ कहते हैं बहुत सुंदर कहते हैं, हम उन्हें सुनते हैं, हम उन्हें समझते हैं, कभी कभी शायद हम अप्लाई भी करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है स्पिरिचुअल बेस इन द सेंस मैं हूँ भी वैसी। मैं अपने ठाकुर जी को बहुत मानती हूँ, उनकी बहुत सेवा करती हूँ, और मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं इसी फील्ड में आगे जाऊँ जिस पे लोग मेरी सुने, मेडिटेशन का फील्ड अपनाएं, बुद्धिज्म को बिलोंग करें। मैं हमेशा से ऐसा चाहती थी। इट वॉज नाइस कंटेंट अदर देन, वरना इंस्टाग्राम पे बहुत कुछ चल रहा है। हाँ बहुत कुछ चल रहा है, एग्जैक्टली। श्रुति, ये अगली बात करने से पहले आपको मैं जय श्री श्याम ये कहना चाहूँगा। जय श्री श्याम। मैंने आपके अकाउंट में नोटिस किया है, आपने स्पेसिफिक खाटू श्याम पे बहुत रील्स बनाई हैं। खाटू श्याम पे आपने अब जब ये सेकंड फेज में डेविएशन आया है उसके ऊपर आपने बहुत रील्स बनाई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बट आउट ऑफ द राजस्थान जो हमारी ऑडियंस है उनके लिए आप एक्सप्लेन कर दो कौन है खाटू श्याम जी और ये इनका मंदिर कहाँ स्थित है? खाटू श्याम जी का मंदिर, हम बहुत खुशनसीब हैं कि वो राजस्थान में सीकर के पहले आता है खाटू, वहाँ पे स्थित है। और खाटू श्याम जी के लिए क्या चमत्कार बताऊँ, कृष्ण भगवान ने उन्हें वरदान दिया था कि कलयुग में तुम सबसे ज़्यादा पूजे जाओगे, मतलब जो तुम्हारे दर पे आ जाएगा वो खाली नहीं जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है, मैं शायद बता पाती कि मैंने पहली बार जो मांगा था श्याम बाबा से, आज मुझे सीरियसली वो मिल रहा है। मैं उसमें हूँ कि मैंने उनसे मांगा और मुझे मिल गया। तो ये सीरियसली है कि अगर आप पहली बार उनके दरबार में जाते हो, उनसे कुछ मांगते हो, तो वो आपको ज़रूर देते हैं। ये मैंने अपने आप पे भी देखा है। और बहुत लोग, क्योंकि ऐसे ही तो वहाँ भीड़ नहीं पड़ रही है ना, कोई तो बात होगी वहाँ पे कि वहाँ इतनी भीड़ है, लाखों में लोग दर्शन कर रहे हैं। तो ये सिर्फ कृपा है बाबा की हम सब के ऊपर कि आज हम उनके दरबार जा पा रहे हैं। तो मैं बस इतना सा कहूँगी कि मैं जितने भी जन्म लूँ, सिर्फ खाटू का दरबार मुझे मिले। बट वॉट यू थिंक देन कि अब मेरे को ये सब चीज़ें कंटेंट में लानी चाहिए, मेरे को दुनिया को भी बताना चाहिए। योर कंटेंट इज़ नाइस, मैं बता नहीं सकता, आपके कंटेंट बाकियों से अलग है और बहुत बेस्ट है इंस्टाग्राम पे। काफ़ी पॉजिटिव मुझे भी रिप्लाइज में आए हैं, काफ़ी लोग कोलैबोरेट करना चाहते हैं मेरे साथ। लेकिन मैं इस पेज को ऐसा चाहती हूँ कि ये पेज सिर्फ ऐसा रहे कि मैं सिर्फ मेरे भगवान के लिए ही रील बनाती हूँ। मैं नहीं चाहती कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा कोलैबोरेशन ऐड हो। हाँ ठीक है, अगर मैंने जैसे कोई रील बनाई, कोई खाटू श्याम जी का पेज है जिसमें सिर्फ ठाकुर जी की पिक्चर्स या वीडियोज़ चलती है, उसके साथ कोलैबोरेशन मेरा अगर चलता है तो इट वॉज नाइस। अदरवाइज़ ऐसा नहीं कि मैं उसमें कुछ भी डाल रही हूँ, व्यूज़ आ रहे हैं, मैं वो भी नहीं चाहती हूँ। उसके लिए अपन एक अलग पेज बनाएंगे, उस पर अगर मैं कोई ऐड या कोलैबोरेशन करना चाहती हूँ तो मैं ज़रूर करूँगी। ग्रेट, आपकी बहुत अच्छी सोच है। श्रुति, आप रिंगस से खाटू श्याम पैदल भी गए थे, क्या एक्सपीरियंस है आपका, क्या प्रॉब्लम्स आई ये बताइए। बहुत, मैं वैसे बहुत अंदर से नाजुक हूँ। ऐसा होता है ना कि आप ऐसे कुछ भी कर दोगे तो मुझे खून निकल जाएगा, तो मैं वैसी वाली हूँ। मैं रिंगस से खाटू जब पैदल गई थी, 17 किलोमीटर का वो पूरा सफ़र होता है और बहुत ही सुंदर सफ़र होता है। मैंने इतना सुंदर कभी भी नहीं देखा। मैं इतना ही पैदल चलती हूँ कि रिंगस से खाटू मैं ऑलमोस्ट सारे सफ़र गाड़ी में करती हूँ, मुझे नहीं पसंद है पैदल ज़्यादा चलना। लेकिन जब हम रिंगस से खाटू की तरफ चलते हैं ना, तो एक अलग ही एनर्जी मिलती है, अलग ही वाइब्स होती है आपकी, अलग ही मन में शांति होती है कि नहीं हम बहुत प्यारी जगह जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अब आगे थोड़ा सा और चलते जन्नत मिलने वाली है, वैसा लगता है। तो जो नहीं गए हैं, मैं उन सबको कहना चाहती हूँ कि एक बार मेरे कहने से रिंगस से खाटू पैदल यात्रा फागन में ज़रूर करें। अभी फागन आ रहा है मार्च में, वो ज़रूर आप उसका सफ़र करें। कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, श्याम बाबा की एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी वो अट्रैक्ट कर ही लेती है। बिल्कुल करती है। एक्चुअली उनको यही वरदान है कि जो उनके दरबार में पहली बार जाएगा ना, वो बार बार उनके दरबार में खींचा चला आएगा। वहाँ की एनर्जी उसको खींचती है। एक्चुअली उनको ये वरदान है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत सुंदर जगह है। अगर आप लोग नहीं गए तो ज़रूर जाना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बट पैदल यात्रा में क्या प्रॉब्लम्स आती है कि कुछ प्रॉब्लम्स? यात्रा में रिंगस से खाटू में तो कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि 17 किलोमीटर हम बहुत मस्ती में होते हैं। ऐसा लगता है अरे वाह जन्नत में जा रहे हैं हम, तो चलते हैं। पर जो लोग जैसे कोलकाता से यात्रा आई थी, हमारे एक रिलेटिव, उन्होंने कोलकाता से यात्रा की, उनको 72 डेज लग गए। अब वो कहाँ, उन्होंने कभी कभी तो ऐसा उन्होंने बताया अपना एक्सपीरियंस कि हमने ना रोड पे भी नहाए हैं हम लोग, हमने ना 2 दिन तक ऐसा स्थिति रही कि ब्रेड और दूध पीकर ही रहे हैं। तो
एक्चुअली प्रॉब्लम इज दैट रिंगस से खाटू तो मज़े करने जिसको जाना है ना, वो मज़े ठाकुर जी के आनंद में जिसे जाना है वो वहाँ जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम वो होती है जो सच्चे भक्त, जैसे अभी एक भक्त हैं वो महीने में शायद 2 बार पैदल खाटू जाते हैं। इनकी ये स्थिति है कि आज अगर वो खाटू पहुँचे, कल वो पूरे दिन रेस्ट करेंगे, परसों वो फिर खाटू के लिए पैदल निकल जाएंगे, फिर खाटू पहुँचेंगे, एक दिन रेस्ट करेंगे, अगले दिन फिर खाटू के लिए निकल जाएंगे। तो भक्ति ये होती है, यहाँ से अपन को भक्ति झलकती है। रिंगस से खाटू तो कोई भी पैदल जाता है, करोड़ों लोग दर्शन करते हैं। श्रुति, आपके स्पिरिचुअल कंटेंट से आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ तो हुई होगी। स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत मुझे लगता है बात का मैटर करता है। मैं खुद ग्रोथ हुई हूँ अंदर से, और इससे पर्सनल लाइफ में भी बहुत वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई होगी। देखो, जो ठाकुर जी को मानता है, मुझे लगता है मैं बहुत मन से उनके पूजा करती हूँ। जस्ट लाइक मैंने अभी कुछ टाइम पहले महाभारत पढ़ी थी, और वो जो स्पिरिचुअल जो मेरी प्रोग्रेस थी वो मेरे को पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी हेल्प करती है। महाभारत में कैरेक्टर अर्जुन बिल्कुल है, वो काफ़ी अट्रैक्ट करा मेरे को। और मैं अभी भी काफ़ी टाइम जब डाटा स्टडीज़ या फिर केस स्टडीज़ पढ़ता हूँ ना, बहुत घंटों तक, तो आई एम ट्राइंग टू मेंटेन द फोकस लाइक अर्जुन। वैसे आपको भी पर्सनल लाइफ में क्या चीज़ें ग्रोथ देखने को एक्चुअली मिली है? वृंदावन के आसपास एक छोटा बच्चा है, वो 3 साल का है। आपने उसकी कोई रील देखी होगी, उसे ABCD ना बहुत लिरिकल याद है। लिरिकल मतलब A फॉर अर्जुन बोलता है वो, ऐसा ना उसका सब कुछ उसने महाभारत के कंटेंट पे ABCD बना रखी है। वो 3 साल के बच्चे में जब इतना कॉन्फिडेंस आ सकता है कि वो सबको ये सिखा रहा है अर्जुन कौन है, वो सबको ये सिखा रहा है कि भीष्म पितामह कौन है, तो हमें तो उससे मोटिवेशन लेना चाहिए कि वो 3 साल का बच्चा जब इतना इम्प्रूव कर सकता है अपने आप को, वो इतना स्पिरिचुअल हो सकता है, तो हम क्यों नहीं हो सकते। दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड मोटिवेशन। तो हमें वहाँ से मोटिवेशन लेना चाहिए। ये तो बात हुई आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ की, स्पिरिचुअल कंटेंट की। अब हम बात करेंगे आपके वापस फिर से प्रोफेशनल करियर पर। श्रुति, हाउ टू हैक इंस्टाग्राम एल्गोरिथम। आप मिलियंस ऑफ व्यूज़ ला रहे हैं अपनी रील्स पे, हमें भी कुछ टिप्स दे दीजिए। कोई टिप्स नहीं है, अगर टिप्स होती तो शायद मैं पहले उसे यूज़ कर लेती, अभी नहीं। ये सिर्फ मेरी बहुत सालों की, देखो मेरी भी मेहनत है कि मैंने बहुत समय दिया इस चीज़ को, और मुझे लगता है आप कुछ भी मेहनत करते हैं वो एक दिन ज़रूर रंग लाती है। और मेरी ऐसे रंग लाई कि ठाकुर जी ने मुझे देख लिया और वो रंग ला गई। तो ऐसा कुछ टिप्स नहीं है मेरे पास, पर फिर भी मैंने आपको जैसे बताया, ओरिजिनलिटी आप नहीं ख़त्म करें। अगर आपने सिंपल कैमरे से भी वीडियो बनाई तो आप कोशिश करें आप वो सिंपल कैमरे की वीडियो ही पोस्ट करें, उस पर आपको ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे एज़ कंपैरेटिवली जितने आपने फ़िल्टर यूज़ करे हैं, जितने आपने उसमें कलर कॉन्टोर दिए हैं, वो नहीं यूज़ करके आप ओरिजिनल पे ज़्यादा फोकस करें। नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट ये जो सोशल मीडिया अर्निंग है ना, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर किस किस तरीके से अर्निंग करते हैं, एंड 50K एंड 100K फॉलोवर्स पे क्या अर्निंग होती है? अर्निंग का मैंने अभी ऐसा कुछ डाला नहीं है, और मैं नहीं भी चाहती हूँ कि इससे मुझे कुछ अर्निंग बेस रहे। मैं चाहती हूँ मेरा यूट्यूब का एक अलग पेज रहे। अगर मुझे अर्निंग बेस भी रखना है तो मैं उसे रखूँगी। अगर मेरा स्पिरिचुअल कंटेंट चल रहा है, मैं इंस्टाग्राम पे अगर वैसा कुछ कंटेंट बना रही हूँ, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं उस पर कोई इंस्टाग्राम से पैसा लूँ या मैं ऐसा कोई अपना पेज बनाऊँ जिससे मोनेटाइजेशन हो जाए। मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। मैं सिर्फ सिंपल इतना चाहती हूँ कि अगर मुझे पैसा भी मिले तो अब इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म से ना मिले, क्योंकि वो सिर्फ मेरे ठाकुर जी के नाम से है। तो मैं चाहती हूँ सिर्फ मैं अपना वहाँ दिखाऊँ कि मैं अपने ठाकुर से कितना प्रेम करती हूँ। अगर मुझे कुछ सोर्स बनाना होगा इनकम का, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं कुछ अदर रखूँ। बट डेट इज़ द फर्स्ट पॉइंट ना यार, कि इंस्टाग्राम अगर यूज़ कर ही रहे हैं, हम कंटेंट क्रिएट बना ही रहे, तो दुनिया कमा रही है, हम क्यों नहीं कमाएं? ऐसा सोचते हो आप? ना, दुनिया तो बहुत सारी चीज़ें कर रही है, हम सब नहीं कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है नहीं, मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव ये है कि अगर इंस्टाग्राम से मुझे ऐसा लगेगा कि कभी कुछ करना चाहिए, वहाँ का मोनेटाइजेशन मुझे फॉलो करना चाहिए, तो मैं नहीं करूँगी। बट आपको कोई ब्रांड प्रमोट करना चाहती हो तो आप एक्सेप्ट करोगे? हाँ, प्रमोशन इज गुड, एड्स इज गुड। और मैंने मेंशन किया कि मैं उसके लिए दूसरा पेज बना दूंगी। हूँ तो मैं ही उस पेज में भी, जो मुझे वहाँ फॉलो कर रहे हैं एज वेल, वो मुझे वहाँ भी फॉलो करेंगे। पर अगर ये कंटेंट मेरा ठाकुर जी में चला गया, तो हम इस पेज से ऐसा कुछ भी नहीं चाहते। अपन एक नया पेज बना लेंगे जिसमें अपन सिर्फ एड्स और कोलैबोरेशन डालेंगे, वो ज़्यादा बेटर मुझे लगता है। नाइस नाइस नाइस। ये तो आपकी अर्निंग की बात थी। अब मैं बात करूँगा आपके एक्सपेंसेस पे। आपका क्वेश्चन है। आपके क्या स्किन केयर रूटीन रहता है, एंड आपके क्या इक्विपमेंट्स लगते हैं रील्स में? आपकी स्किन बहुत ब्राइट है।
मैं बहुत मेडिटेशन बिलीव करती हूँ, और जो लोग ये कहते हैं कि मेडिटेशन करने से स्किन ग्लोइंग होती है, सीरियसली होती है। मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है, और मैं सबको कहना चाहूँगी कि जीवन में आपके पास कभी कुछ हो या ना हो, मन की शांति होना बहुत ज़रूरी है। आप जितना मन से सुकून में रहेंगे ना, आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके फेस पे चमक भी रहेगी, आपके ठाकुर का नाम जब मुंह पे रहेगा तो आप अपने आप ही ग्लोइंग रहेंगे। क्या इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं आप रील्स के टाइम? आपने बहुत इक्विपमेंट्स लिए भी होंगे। नहीं, नो एनी काइंड ऑफ इक्विपमेंट आई हैव। मेरे पास एक सिर्फ रिंग लाइट है स्मॉल सी, उसी को मैं यूज़ करती हूँ और बनाती हूँ। मैंने कभी रील्स को बनाने के लिए कोई ऐसा खर्चा नहीं किया है। मेरे को अगर सिर्फ खर्चा करना पसंद है तो सिर्फ कपड़ों पे। मुझे कपड़े बहुत, शॉपिंग करना बहुत पसंद है। मुझे शूज़ फुटवेयर्स भी इतने नहीं पसंद है जितने मैं कपड़े ज़्यादा खरीदती हूँ। तो ये बड़े बड़े जो नंबर ऑफ फॉलोअर्स है, जो दूर से बड़े अच्छे लगते हैं, आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट योर डार्क फेजेस। क्या स्ट्रगल्स होते हैं इन्फ्लुएंसर्स के? बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं। देखो, जनरल लाइफ में भी हम कभी कभी बहुत मैनेज कर लेते हैं कि कभी गेस्ट आ गए, कभी मम्मी को कोई काम हो गया, मुझे कहीं कहीं जाना है, और मेरी लाइफ तो वैसे भी बहुत हैक्टिक शेड्यूल में रहती है। तो हैक्टिक शेड्यूल ऐसे रहता है कि मैं कभी कभी मैं भी शायद ऐसी इरिटेट हो जाती हूँ कि यार अब नहीं हो पा रहा है, कैसे मैनेज करूँ। डांस पे आ गया, फैमिली में गेस्ट भी हैं, मम्मी भी काम पे बुला रही हैं, कभी कभी नहीं हो पाता है। लेकिन मुझे लगता है उस फेज़ में आपको मोटिवेट रखना है, खुद को याद दिलाना है कि नहीं, मुझे करना है, ये मेरे रोज़ का स्केड्यूल है, तो मुझे इसको फॉलो करना है, मुझे करना ही पड़ेगा। तो देयर इज़ नो ऑप्शन। जब ऑप्शन नहीं होगा तो आपको उस पर स्टिक रहना पड़ेगा। आपका कोई ऐसा डीप फेज जो आपको याद हो कि मैं उस टाइम बहुत डीमोटिवेट हो गई थी, फिर ऐसे में बाहर आई, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आपका? ऐसा एक्सपीरियंस मैं जब छोटी थी तब रहा था। जब हमारे पास में मम्मी, मैं सिंगल पेरेंट हूँ एक्चुअली, पापा नहीं है मेरे, तो मम्मी ने शुरू से मुझे और मेरे भैया हैं बड़े, उनको सारा संभाला है हमारा। तो उनकी वजह से मैं बहुत ऐसे रही हूँ। पहले हम लोग बिल्कुल भी ऐसा फेज़ रहा है हमारा कि कुछ भी नहीं था हमारे पास में। तो मम्मी की मेहनत और भगवान की कृपा से यहाँ लाए हैं, मम्मी को भी मुझे भी। तो वो फेज़, जब यहाँ से यहाँ का फेज़ था ना, जैसे 2009 से 2015 का जो फेज़ था मेरा, बहुत ही ज़्यादा डार्क फेज़ था। तो उस फेज़ को मैं ऐसे सबके लिए प्रे करूँगी कि जो मैंने देखा वो कोई और ना देखे। नाइस नाइस नाइस। तो इतनी बात हमने करी आपके प्रोफेशनल करियर पे, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब फर्स्ट एक्सपीरियंस? बिल्कुल फर्स्ट एक्सपीरियंस है, और मैंने नहीं सोचा था कि कभी मैं भी कोई ऐसे पॉडकास्ट कर पाऊँगी, पर अच्छा है, बहुत अच्छा। आप बहुत लो से उठ के अभी इतना हाई तक आए हो, कैसा लग रहा है आपको? कैसा नहीं, लगता है बहुत आपको? अच्छा सेलिब्रिटी महसूस करना है, and कैसे ट्रीट करते हैं आपको? नहीं, कोई relatives? सेलिब्रिटी नहीं, आप, मैं बहुत जनरली लड़की हूँ, जैसे सब है वैसी मैं हूँ। ये तो बड़प्पन है आपका, ऐसा नहीं है। बट आपको ट्रीट कैसे करते हैं आपके रिलेटिव्स एंड ऑल अदर्स? अब तो कॉल आते होंगे कि कहाँ हैं, कहाँ नहीं है। हाँ, काफ़ी, मम्मी को भी काफ़ी कॉल आने लग गए कि एक रिलेटिव ऐसे हमारे, अभी 2 दिन पहले की बात है, जिन्होंने ब्यावर आकर शादी करी ना, उन्होंने मेरी मम्मी को इनवाइट नहीं किया। लेकिन अब मेरी जब रील वायरल होने लगी तो उन्होंने मम्मी को फ़ोन किया कि आपको सूरज शादी है, वहाँ आना है, क्योंकि हम श्रुति से बहुत इम्प्रेस्ड है, बड़ी प्यारी बच्ची है, उसको भी लेकर आना। तो ऐसे काफ़ी कनेक्शन जुड़ रहे हैं। तो ऐसे बहुत पीपल्स भी रहे होंगे जब आपने स्टार्टिंग करी थी, स्टार्टिंग फेज में सब ताना मारते हैं एंड ऑल अदर थिंग्स की क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, नहीं, ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस? ऐसे एक्सपीरियंस रहे हैं। अभी कभी एक जो रील मेरी जब वायरल हुई थी तो मैं मंदिर में भी वापस ऐसा मैंने वीडियो बनाई, किसी ने मेरी, तो उनको ऐसा लग रहा था नहीं ये वीडियो तो श्रुति ही बनवा रही है। तो वहाँ पे भी मुझे ऐसे टोन आई, अरे श्रुति क्या, मंदिर को तो छोड़ो, ऐसा नहीं करो। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, अगर मैं डांस कर रही हूँ, कोई मेरी वीडियो बना के मुझे दे रहा है कि श्रुति तुम पेज पे डालना, या मेरे ठाकुर जी और मुझे कोई कैप्चर करके मुझे दे रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। जब सब फेस जानने लग जाते हैं और कोई आपका कर रहा हो, अभी कोई पीछे से भी बना रहा हो, तो मैं किसको रोकूंगी? और अगर मैं खुद बनवा रही हूँ तो मैं मेरा कंटेंट के हिसाब से बनवा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं सोशल मीडिया पे मेरे प्रभु के साथ जाऊँ, तो इसमें मुझे कुछ गलत नहीं लगता। और जिससे लगता है लगे, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि कोई मेरे मुंह पे भी अगर मुझे कुछ कह रहा है कि श्रुति यू आर रॉन्ग, तुम गलत डायरेक्शन में, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आई नो अबाउट दैट कि मैं बहुत सही डायरेक्शन। कंटेंट क्रिएशन से पाव रखने से पहले इस फील्ड में ये रखना ही पड़ता है कि दुनिया तो बोलेगी, कुछ भी बोलेगी। मुझे इतने कमेंट आ रहे हैं, जैसे 50 कमेंट्स में अगर 35 पॉजिटिव है तो कुछ कमेंट नेगेटिव भी हैं, मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है वो लोग क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। मुझे पता है कि मैं सही हूँ, और मुझे किसी को भी नहीं बताना, मुझे सिर्फ मेरे भगवान को बताना है। वो बहुत जानते हैं कि नहीं, मेरी बेटी बिल्कुल परफेक्ट है, दैट्स ऑल। कोई एक चॉइस की, जो न्यू इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं इस फील्ड में, उनके लिए एक
हाँ, उनके लिए मैं यही कहूँगी कि अपना कंटेंट जो है बिल्कुल ओरिजिनल रखे। जैसे अभी मैं शबरी बनी थी तो मैंने उसमें बिल्कुल ओरिजिनल कंटेंट रखा। शबरी ने बेर खाए, शबरी ने बेर खिलाए, शबरी ने बेर तोड़े, आप वो सारा सीन रखें उसके अंदर। ओरिजिनलिटी आप कभी भी ख़राब नहीं करें। ख़राब इन द सेंस आप कुछ भी बनाते हैं, कोई लोग तो गाड़ी में सॉन्ग चल रहा है, आप वो गाना गा रहे हैं, वो एंड दे ऑल्सो गॉट मिलियंस ऑफ व्यूज। कैसे होता है ये? मैं कोई बिल्कुल आइडिया नहीं है, मैं इंस्टाग्राम पे नहीं हूँ। मैं इंस्टाग्राम से दूर हूँ इस चीज़ से। बट आपका कंटेंट मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली, बहुत, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम से इसलिए ही गया था क्योंकि बहुत अजीब अजीब कंटेंट आते हैं, रील सेक्शन ऐसे आ जाते हैं, बट आपका कंटेंट सबसे अलग है। थैंक यू सो मच। ये तो आपकी नज़रें बड़ी अच्छी है जो आपने इसे अच्छा देखा। पर मैं जो भी नया कुछ बनाना चाहते हैं, बहुत लोग चाहते हैं हम श्रुति जैसा बने। मेरी मम्मी के पास भी फ़ोन आता है, जो हिरेश मेरा सारा अकाउंट हैंडल करता है उसके पास भी बहुत फ़ोन आते हैं कि भाई श्रुति की जैसी वीडियो बनाते हो आप हमारी भी बनाओ। तो मैं उनको ये सिर्फ कहना चाहती हूँ जो कृपा श्रुति पे हुई है वो हर किसी पे नहीं हो सकती है। तो पर हाँ ये है कि आप मेहनत करते रहें, मेहनत एक दिन रंग ज़रूर लाए। श्रुति अब तो आप आईफोन यूज़ करते हैं, बट आपके स्टार्टिंग फेज में आपने कौन कौन से फ़ोन यूज़ किए? आप कभी कीपैड पे भी मूव ऑन हुए? उसमें रील्स तो नहीं बनती लेकिन बट नाइस क्वेश्चन। एक्चुअली मैं आईफोन मेरा सबसे फेवरेट फ़ोन है। मुझे ऐसा लगता है कि आईफोन चलाना चाहिए। जो नहीं चलाते मैं सबको बोलती हूँ आईफोन ही चलाए। उसकी क्वालिटी, उसकी सिक्योरिटी, उसका फेस लॉक, उसका टच बहुत प्यारा है। लेकिन ना जब मैं शुरू से आईफोन होल्डर रही हूँ। जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी तब मैंने पहला फ़ोन 6S लिया था। तो मुझे ना एंड्रॉयड थोड़ा कम चलाना आता है, अभी आप दोगे तो मैं नहीं चला पाऊँगी। और पहले मैं सैमसंग चलाती थी लेकिन वो फैमिली होमी फ़ोन था तो मम्मी भी उससे यूज़ करती थी, मैं भी करती थी। पर फर्स्ट फ़ोन मुझे आईफोन ही मैंने रिक्वायरमेंट किया। नाइस। क्या कोलैबोरेशन चल रहे होंगे आपके अभी तक? कोलैबोरेशन तो बहुत सारे आए हैं, मे बी ऑन द वे भी बहुत सारे हैं और मैं वर्क भी कर रही हूँ कुछ पे। लेकिन ऐसा है कि अच्छे कंटेंट पे मैं बिलीव करती हूँ। अच्छा कंटेंट इन द सेंस जैसे आप किसी के साथ ऐड भी कर रहे हैं तो आप दोनों प्रेजेंट हो, मैं भी उसमें रखूँ क्योंकि वो मैं भी आ रही हूँ। अगर वो पेड भी है तो भी मुझे ऐसा लगता है नहीं आपको भी उसमें वर्क करना है ना, तो आप अपने आप का भी पर्सनैलिटी अच्छा रखें। जैसे मेरा एक ज्वेलरी शूट था अभी थोड़े दिन पहले, वो काफ़ी अच्छा हुआ है, उसका मैं डालूंगी भी इंस्टाग्राम पे। लेकिन मैं आपको फिर बोल चुकी हूँ कि मैं इस पेज को ऐसा नहीं करना चाहती हूँ कि कोई बोल दे कि श्रुति तो अब भी इंक्रीज़ हुई है और अभी उसने पेज शूट लेना शुरू कर दिए। मैं चाहती हूँ उसके लिए मैं एक नया पेज बनाऊँ, उसमें सारे कोलैबोरेशन डालूँ। और जो मेरे कोलैबोरेशन चल रहे हैं अभी, मुझे जब मिलियंस में व्यूज आने लगे तो बॉम्बे से, गुजरात से, एक दो साउथ से भी क्वायरी आने लग गई कि नहीं अच्छी लड़की है ये। बहुत भजन आर्टिस्ट हैं जो खाटू श्याम जी में भजन गाते हैं, उनके भी मैसेज आने लग गए कि आप हमारे साथ काम करो, हम आपको अपने एल्बम में लेना चाहते हैं। किसी ने कोई राधा रानी का रोल दिया कि आप राधा रानी बनो। तो मैं भी चाहती हूँ कि नहीं मैं करूँ, ऐसे ही कंटेंट में करूँ। लेकिन मैं ऐसा चाहती हूँ कि एटलीस्ट मैं मेहनत कर रही हूँ तो मैं कम से कम उतना पेड लूँ जितना मेरी मेहनत करती है। ठाकुर जी के नाम पे ऐसा नहीं कि मैं अगर राधा रानी बन रही हूँ तो मैंने बोल दिया नहीं मुझे तो आप बहुत ज़्यादा ही अमाउंट दो, नहीं ऐसा नहीं। जेन्युइनली मैं वहाँ खड़ी हूँ, मैंने अपना समय दिया है, मैं सिर्फ उतना पेड लेना चाहती हूँ। इसलिए आपको डेली नए नए लोगों से भी मिलने का मौका मिलता है। हाँ, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छा। मेरे को कभी भी कोई ऐसे लोग नहीं मिले हैं जिन्होंने मुझे धोखा दिया है। बट कुछ लोग होते हैं कि जो आपका टाइम वेस्ट करते हैं एंड टॉक्सिक फ्रेंड्स होते हैं, वैसा भी एक्सपीरियंस होगा आपका? आप कैसे डील करती है उन चीज़ों को वैसा? हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं कि इरिटेट ही कर देते हैं, श्रुति दीदी आप तो हमसे बात करो ही करो, श्रुति दीदी हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं। बिल्कुल मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन अगर आप किसी के फ़ैन भी हैं, आप किसी को मानते भी हैं तो आप एकदम से ऐसे मत करिए हमसे उन्होंने मिल लिया तो हम एक्साइटेड हो गए, हम तो बहुत फ़ोटो के लिए नहीं। आप बिल्कुल फ़ैन हैं उनके, आप उनसे अच्छे से ट्रीट करें और अगर जब आप अच्छे से करेंगे ना तो वो भी आपसे अच्छे से ट्रीट करेंगे। कुछ लोग मुझे भी ऐसे होते हैं इंस्टाग्राम पे जो पूरे दिन कॉल करते रहते हैं कि श्रुति कभी तो ऑडियो उठाएगी, कभी तो वीडियो कॉलिंग उठाएगी, पर उनको नहीं पता है कि उस वजह से श्रुति बहुत परेशान हो रही है। मेरा स्केड्यूल बहुत हेक्टिक होता है और उसमें फिर इंस्टाग्राम से अननोन कॉल्स आते तो मैं बहुत इरीटेट हो जाती हूँ। तो जो कोई भी मुझे करते हैं प्लीज़ आप मुझे मैसेज करें, मुझसे मैं अच्छे से आपको रिप्लाई करूँगी। लेकिन अपन नोन नहीं है तो आप मुझे कॉल नहीं करेंगे तो वो मेरे लिए भी बेटरमेंट है और आपके लिए भी होगा। नहीं, ये सबकी प्रॉब्लम है। एक अच्छे इन्फ्लुएंसर्स के लिए लोग काफ़ी पुश करते हैं। मैं लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ ऐसा मत करिया करें। अगर आपको मिलना ही है तो आप डेस्परेटली ईमेल कर दीजिए या फिर श्रुति खुद होगी तो मिल जाएगी आपको, बिजी होगी।
आपका काफ़ी बिजी शेड्यूल रखता है, मेरे को पता है। एक्चुअली मैं डांस भी सिखाती हूँ ना, तो डांस का ऐसा है कि मुझे समय देना ही पड़ता है। आप क्या क्या करते हो? कंटेंट क्रिएशन, डांस एंड स्टडीज़ भी चल रही है? स्टडीज़ में बिल्कुल नहीं छोड़ सकती। एक बार मैं कंटेंट छोड़ सकती हूँ, डांस छोड़ सकती हूँ, मे बी मैं अपना दिन का शेड्यूल छोड़ सकती हूँ, लेकिन स्टडी में सो व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट योर करियर? आगे जाके क्या करना है एंड ऑल? वैसे मैं बचपन में कुछ और थी, फिर कुछ और थी, फिर कुछ और, फिर कुछ और, बहुत अलग फेज रहे हैं मेरे। लेकिन हाल फिलहाल जब मैंने एमए में पॉलिटिकल साइंस लिया, तो मैं ऐसा चाहती हूँ कि मैं एमए में असिस्टेंट प्रोफेसर का मेरे को जॉब मिले, जो बहुत हाईली रेप्यूटेड हो, और उसी में मैं अपना आगे क्योंकि मैं एक लड़की हूँ और मैं हर लड़की को ऐसा कहती हूँ कि अपना करियर ऐसा डिसाइड करें जिससे आप अपना हाउस होल्ड भी मैनेज कर सकें, आप अपनी फैमिली भी मैनेज कर सकें, और आप अपने आप को भी मैनेज कर सकें। आप अपना करियर ऐसा चूज़ करें। बहुत सारी लड़कियां कुछ और ही करियर चूज़ करती है। देखो, जिसकी जो इच्छा है वो करियर चूज़ करे, लेकिन मेरी ऐसी एडवाइस है कि आप एक गर्ल भी हैं, आपको अपनी फैमिली को भी टाइम देना है, इवन आपको खुद को भी टाइम देना है। तो खुद को टाइम देना है ना, तो अपना करियर ऐसा हो कि आप सुबह से शाम में कुछ करें, लेकिन आपका जो इवनिंग वाला टाइम हो या नाइट स्केड्यूल हो वो आपका अपने लिए हो। मैं हर लड़की को ये सलाह देती हूँ। लेकिन जैसा सोचते हैं वैसा करियर बनता नहीं है। वैसे बहुत सारे लोगों का नहीं बनता है, पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है आप मेहनत करें, कॉन्फिडेंट रहे। बहुत सारे लोगों में कॉन्फिडेंस की कमी होती है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कॉन्फिडेंस कैसे लाएं दीदी, कॉन्फिडेंस। तो मैं सबको ये कहती हूँ, आप पार्टिसिपेट करें, बिना कुछ सोचे समझे पार्टिसिपेट करें, बिना कुछ सोचे समझे बोलें। जब आप बोलना सीखेंगे, आपकी कॉन्वर्सेशन अच्छी होगी ना, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। आप रीडिंग करते हैं? बुक्स रीडिंग? मैं बुक्स रीडिंग बहुत करती हूँ। मेरा कॉन्फिडेंस, मैंने आपको बताया ना, इसलिए बिल्डअप हुआ क्योंकि मैं स्टेज से नहीं डरती हूँ। आप अभी भी करोड़ों की पब्लिक में मुझे कहेंगे, श्रुति आपको गाना गाना है, श्रुति आपको डांस करना है, श्रुति आपको स्पीच देनी है, यू हैव रैंडम टॉपिक्स, मैं उस पर भी बोल सकती हूँ। ये मेरा कॉन्फिडेंस है। आई वॉन्ट टू नो नाउ व्हाट्स योर डेली शेड्यूल, लाइक सुबह से उठ के रात को सोने तक आप क्या करते हो? मुझे एक्चुअली आई लव टू स्लीप बहुत ज़्यादा। दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट। 8 आवर स्लीप इज मोर इम्पोर्टेंट। अगर आप इतना बिजी शेड्यूल हैंडल कर रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत मुझे सच में नींद से ऐसा है कि मैं बहुत अच्छी नींद लूँ, तो मैं जब मेरी नींद अच्छी कंप्लीट होती है ना, तो मैं बहुत अच्छा काम कर सकती हूँ। और अगर मेरी नींद अच्छी कंप्लीट नहीं है तो मैं बहुत चिड़चिड़ी हो जाती हूँ। ऐसा लगता है नहीं, मुझे सिर्फ अगर मेरी 1 घंटे की नींद भी इधर उधर होती है ना, कि श्रुति आज सिर्फ 8 की जगह 7 घंटे सोई, तो 1 घंटा ना फिर मुझे रिटर्न में 2 आवर्स देने पड़ते। बट जो वो लोग कहते हैं कि 4 घंटे सो के 23 घंटे, इतना 18 घंटे तक काम करो, वैसे एक्चुअली मैंने ये सारे मिथ्स है, मेरे को भी लगता है। मुझे भी लगता है ये सारे मिथ्स है। मेरे पास भी 24 आवर्स ही है। मैंने बहुत कुछ मैनेज किया है, कहीं लोगों के संगीत मैनेज किए, कहीं कम से कम मोर देन 200 पीपल्स, ब्राइड ग्रूम ऐसे जिनको मैंने डांस सिखाया है, मोर देन 1000 ऑफ कपल जिनके साथ में मैंने कोरियोग्राफी की है, स्टेज परफॉर्मेंस उनको करवाया है, लाखों लोगों का संगीत मैंने मैनेज किया है, बहुत ईजीली मैनेज किया, कभी कोई कंप्लेन नहीं किसी भी पार्टी को। तो मुझे ऐसा लगता है आपको मैनेज करना आना चाहिए। जितना अच्छा आप मैनेज करोगे ना, मैंने कहीं दफ़े सिर्फ 2-2 घंटे की नींद लेकर भी काम किया है, और कहीं दफ़े में 10-10 घंटे भी सोई हूँ, फिर भी मैंने मैनेज किया है। तो ये सिर्फ मेरे पे है कि मैं आज का शेड्यूल अपना पहले ही डिसाइड कर लेती हूँ, और कल का शेड्यूल मैं आज ही डिसाइड कर लेती हूँ। एंड व्हाट्स योर शेड्यूल, लाइक आप सुबह उठे एंड ऑल अदर थिंग्स क्या करते हो? सुबह में कभी जैसे अभी सर्दी में अलग शेड्यूल होता है, समर्स में अलग होता है। तो ऐसा है कि अभी मेरा शेड्यूल ऐसा है, आप सुबह उठो, मैं सबसे पहले बिना बोले नहाती हूँ। नहाने के बाद में मैं अपनी ठाकुर जी की पाठ पूजा करती हूँ, मंदिर जाती हूँ। किसी भी रीज़न से मैं मंदिर और ठाकुर जी की पूजा नहीं छोड़ती हूँ। कोई प्रॉब्लम ही आ जाए तो देखो बात अलग है, पर जनरल डेज़ में मैं नहीं छोड़ती हूँ ठाकुर जी को। उसके बाद में मैं मम्मी को हेल्प कराती हूँ। 1 बजे तक ये सारा जब काम हो जाता है, तो दिन में मैं मेरा डांस का स्केड्यूल लेती हूँ, वो मेरा रात तक चलता है। उस बीच में मुझे समय मिल गया तो मैं कभी डांस से छुट्टी लेकर कीर्तन में जाती हूँ। कीर्तन मुझे बहुत पसंद है। मैं ये पार्टीज़ एंड क्लब में थोड़ा कम इन्वॉल्वमेंट है मेरा, पर मैं कीर्तन में ज़्यादा जाती हूँ। तो मैं उस वक्त भी मुझे डांस से छुट्टी लेनी पड़ती है, लेकिन जब ऑफ सीज़न चल रहा होता है ना हमारा, तब मैं बहुत कीर्तन करती हूँ, घर पर भी कीर्तन करवाती हूँ। लेकिन मेरी एक आदत ऐसी है, और मैं सबको कहूँगी जो भी श्याम बाबा को मानते हैं, किसी भी भगवान को मानते हैं, आप एक आदत ऐसी करें कि आप 24 आवर्स में से सिर्फ आधा घंटा अपने भगवान को ज़रूर दें। अब मैं वो आधा घंटा कैसे देती हूँ अपने भगवान को? मैं डेली मेरे ठाकुर जी को 2 भजन सुनाती हूँ। 2 भजन
2019 से मैंने ये नियम बांधा था, आज तक भी मैंने वो नियम नहीं तोड़ा। 2024 चल रहा है, रोज रात को मैं मेरे ठाकुर जी को भजन सुनाती हूँ 2, और उसके बाद उनको विश्राम करा देती हूँ। चाहे कैसी भी स्थिति हो, अगर मैं 3 बजे भी घर के काम से आ रही हूँ तो मेरे ठाकुर जी 3 बजे तक जगते हैं, मैं उनको 3 बजे भजन सुनाती हूँ, फिर हम दोनों सोते हैं। मेरा ये शेड्यूल रहता है। आप मीराबाई को जानते हैं? अरे बिल्कुल, मैं मीराबाई को जानती हूँ, उनका तो नाम भी कान पकड़ के आप उनसे इंस्पायर्ड है? क्या क्या मिलता है उन सीख उनसे कि उनसे एक फैक्टर की यार ये बहुत इस पे मेरे को बहुत इंस्पायर करती है, ऐसी चीज़ मीराबाई के बारे में? मीराबाई से त्यागना सीखा है मैंने, कि उन्होंने जीवन को, इतना कुछ था उनके पास में, महलों में पली थी वो, उन्होंने एकदम त्याग के वैराग्य का जीवन अपना लिया कि सिर्फ मेरे लिए कृष्ण है। कृष्ण मतलब उनके लिए वो सब हो गए थे। आज तक भी नहीं पता है हमें कि उनकी मृत्यु कैसे हुई थी, सिर्फ उनकी दुपट्टा मिला ठाकुर जी के हाथ में, नहीं पता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मीराबाई ने सिर्फ आंसुओं से प्रभु को रिझाया। उनके प्रेम में प्रभु इतने दीवाने हो गए थे कि वो राधा रानी को भी छोड़ के आते थे कि मैं, मीराबाई मेरा इंतज़ार कर रही। तभी वो भजन है कि एक ली खड़ी रे मीराबाई, एक ली खड़ी, वो इसीलिए लिखा गया है कि कान्हा आपको आना ही पड़ेगा। अब आपके भगत जो है अकेले हैं, आपको वो मंदिर में आना ही पड़ेगा। वो मुरली वाला अपने आप अट्रैक्ट करता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ठाकुर जी का तो क्या ही कहना। जी जी। मैं आपसे अब ये बात करूँगा, मेरे से आपसे बात करके ये लग रहा है आपका टाइम एंड यू, आप सोसाइटी में डिवाइड है। मतलब आपका टाइम कि आपने इसको टाइम दिया एंड फिर डांस एंड फिर अदर करियर्स। मैं आपसे मी टाइम के बारे में बात करूँगा कि व्हाट्स योर मी टाइम, कि आप अकेले रह के भी बात करते हैं खुद से कि यार श्रुति खुद से ही क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, दैट इज़ कॉल्ड मी टाइम। आप फोकस करते हो? मैं बहुत दफ़े करती हूँ, रोज़ ऐसा, रोज़ तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन मोस्टली मैं करती हूँ खुद से बात, जिसमें मैं खुद ही से सवाल करती हूँ और खुद ही मिरर के सामने इन फ्रंट ऑफ दैट आस्किंग दैट श्रुति आज ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये जवाब अगर मैं इसकी जगह ये देती तो ज़्यादा अच्छा होता। मैं अपने ठाकुर जी से रोज़ कहती हूँ कि प्रभु आप मेरे सारे अवगुण ले लो और मुझे अवगुण ले लो, मतलब मैं किसी को ऐसे जवाब नहीं दूँ कि जिससे किसी का हृदय दुखी हो कि श्रुति ने ऐसा कहा, आज दुख हो रहा है मुझे, कोई भी ऐसा नहीं। मेरे सारे अवगुण आप ले लो और मुझे इतना बना दो कि मेरी वजह से किसी का मन नहीं दुखे, बस मैं उनसे इतना चाहती हूँ। ये हेल्प करता है ऑडियंस के लिए भी, अगर ऑडियंस कोई करे ऐसा मी टाइम इज इम्पोर्टेंट? मी टाइम बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है। मी टाइम के लिए कोई एज नहीं होती है, 50 हो आप 60 हो, मैं तो कह रही हूँ आप एक छोटे से स्मॉल से बच्चे भी हो के भाई 5-6 का है तो भी आप उसे थोड़ी देर खेलने दो। मी टाइम यही नहीं होता है कि हम दोस्तों के साथ बैठ गए, हमने खुद से बात करी, नहीं, कभी कभी खुद को बिल्डअप करना भी मी टाइम होता है। आप उसमें मेडिटेशन कर सकते हो, आप उसमें अपने आप को इंक्रीज़ कर सकते हो, आप एक्सरसाइज कर सकते हो, आप अपने आप के लिए जूस बना के खुद ही के लिए खुद को इंस्पायर कर सकते हो कि नहीं श्रुति आज तो पीना ही है, जूस पियोगे तो ही बॉडी में अच्छा इंप्रूव रहेगा। इसे भी मी टाइम कहते हैं। नाइस नाइस, मेरे को आपसे काफ़ी सीखने को मिल रहा है आज। आई नो मैं एक लेवल अप कर चुका हूँ अब आपसे बात करने के बाद, सही में। तो हम आपसे अब बात करेंगे आपके पर्सनल एस्पेक्ट्स पे, कि आपकी पर्सनल लाइफ्स एंड ऑल अदर। सो श्रुति, हु इज़ योर फेवरेट सिंगर, एक्टर, कंटेंट क्रिएटर जो आपको बहुत इन्फ्लुएंस करता है? सिंगर मेरा सबसे फेवरेट, अगर आप मेरे से देखो, मेरी ज़िंदगी में 2 इंडस्ट्रियाँ बट रखी, एक तो मेरी भजन वाली इंडस्ट्री है, मैं उससे ज़्यादा सुनती हूँ, तो मैं उसमें अभी आपको 10 नाम बता दूँगी कि देखो मुझे इनका भी अच्छा लगता है, इनका भी अच्छा लगता है। लेकिन बॉलीवुड में अगर मुझसे पूछा जाए, सिंपली बॉलीवुड में मुझसे पूछा जाए तो सीरियसली मुझे श्रेया घोषाल बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। और मेल आर्टिस्ट में अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझे दर्शन रावल और अरिजीत सिंह बहुत पसंद है। नाइस वॉइस। मैं इन्हें खड़े खड़े भी काफ़ी देर तक सुन सकती हूँ। मैं गाने बहुत कम सुनती हूँ। मेरी मम्मी मुझे हमेशा कंप्लेन करती है कि तुम्हें डांस सिखाना है तो तुम गाने सुनो, ताकि तुम सुनोगी तो तुम अच्छा कुछ दे सकोगी। लेकिन मैं गाने नहीं सुनती हूँ, गाने इसलिए नहीं सुनती, कुछ नया आता है तो मैं पार्टी को सिखाती हूँ, बताती हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा भजन सुनती हूँ क्योंकि मैं वही रोज़ गाती हूँ तो मैं वही सुनती हूँ। फिर मुझे लगता है भजन सुनती हूँ तो आज लिखूँगी, आज ठाकुर जी को ये सुनाऊँगी, मेरे दिमाग में बस वही रहता है। आपने अरिजीत सिंह का कहा, अरिजीत सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा है उसने अपनी आवाज़ तोड़ी है, उसकी आवाज़ ऐसी नहीं थी, उसने अपनी रातों रात आवाज़ तोड़ी है, फिर जाके वो अपनी मेहनत दिखती है। मेरे को लगता है ये मेहनत बड़ा फैक्टर है सबके लिए, इसलिए आज उसकी इतनी ग्रोथ हो रही है, अरिजीत सिंह की इतनी डिमांड है बहुत। यहाँ से वो मुझे ऐसा लगता है बहुत डाउन टू अर्थ बंदा है। हाउ इज सिंपल इन द स्लीपर्स इन द ऑन द रोड्स ऑफ मुंबई, हाउ इज सिंपल, सिंपलिसिटी बहुत सिंपल है। और मुझे ऐसा लगता है महेंद्र सिंह धोनी जैसे बहुत सिंपलिसिटी से बिलोंग करते हैं। अरिजीत सिंह ने जैसे अभी इस स्टेडियम में जब गाना गाया था तब उन्होंने बोला था कि मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ करना। ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ना, ये बहुत किसी की ज़िंदगी में इतने अच्छे से अपन मार सकते हैं ना कि वाह यार, दीज पॉइंट डिफाइंस देयर पर्सनैलिटी।
एग्जैक्टली तो अरिजीत सिंह से मैं पर्सनली बहुत इंस्पायर हूँ। क्यों? क्योंकि वो बंदा डाउन टू अर्थ है, इसलिए। जया किशोरी जी से हाँ, अपार्ट फ्रॉम दैट अरिजीत सिंह एंड सिंगर्स, भजन मार्ग में आपको कौन अच्छे लगते हैं, किन किन को सुनना आप भजन पसंद मार्ग करती है? में मैं सीरियसली अभिषेक माधव हैं, उनके भजन बहुत सुनती हूँ क्योंकि वो इतना अच्छा लिखते हैं। उनके भजन में क्या है ना, उनके भजन में सिमलीज आती है, पीछे जो सिमलीज आती है ना, सीक्वेंस जो भजन बनने चाहिए वो उनके बनते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है वो बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत ही अच्छा लिखते हैं। उसके बाद में एक सोनू भैया हैं, सोनू भैया भी बहुत अच्छे भजन लिखते हैं। अगर वो मुझे, सोनू भैया से मेरी कभी बात नहीं हुई, लेकिन आपको अगर देख रहे होंगे, I think। हाँ, सोनू भैया अगर मुझे कभी भी सुनेंगे तो मैं बोलती नहीं हूँ किसी को, लेकिन आपको बोल रही हूँ, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ भैया। आपके कई भजन मेरी एक डायरी में लिखे हुए हैं और मैं रोज़ मेरे ठाकुर जी को सुनाती हूँ। तो आप ऐसे ही भजन लिखें और मैं लिखूँ और मेरे ठाकुर जी को सुनाऊँ। नहीं, वो देख रहे होंगे, आपसे ज़रूर बात करेंगे। मैं आपके फेवरेट कथावाचक के बारे में जानना चाहूँगा एंड ऑडियंस को भी बताएं कि कौन से आपके फेवरेट कथावाचक है जिनको आपको सुनना बहुत पसंद है? मुझे मुरारी बापू को सुनना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। वो बहुत अच्छा राम के बारे में बताते हैं और मतलब उन पे मुझे ऐसा लगता है पर्सनली हनुमान जी की बहुत कृपा है। जया किशोरी जी का अगर आप सुनोगे तो नानी बाई का मायरा जया किशोरी जी बहुत अच्छा बोलते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है जोधपुर वाले महाराज, एक राधा कृष्ण जी महाराज, वो और जया किशोरी जी, इन दोनों का मुझे नानी बाई का मायरा बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। एंड अब हम अलग सेक्शन पे बात करेंगे आपके। श्रुति, आपके जो फैशन डिज़ाइनिंग है ये आपका पार्ट एक आपके करियर का, आप उर्फी जावेद पे क्या कमेंट करना चाहिए? वो एक सोसाइटल, मेरा भी एक पॉइंट है, पहले आप अपना बताइए, मैं वो बताऊंगा। क्या ये सोसाइटेबल एक्सेप्टेबल है? देखो, जो मुंबई में एक सोसाइटी उन्होंने बना रखी है, फिल्म सोसाइटी, वो बिल्कुल अलग है। अलग इन द सेंस है, मुझे ऐसा लगता है वो कॉमनली नहीं बिलोंग करते हैं। उनकी एक अलग ही इंडस्ट्री है, मुंबई उनकी इंडस्ट्री है, वहाँ पे उनके घर हैं, वो वर्ल्ड रहते एक हैं अलग ही, और उनकी एक अलग ही दुनिया है उसके अंदर। वो उस दुनिया से ना तो बाहर आना चाहते हैं, ना उनको किसी से कोई मतलब है। तो मैं उर्फी जावेद के लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि उसका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, नो डाउट, जस्ट वेरी ग्रेट। पर जो उसका ड्रेसिंग सेंस है ना, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कल्चर पे वो बहुत गलत इफ़ेक्ट डाल रही है। आप नोटिस करें, मैं कुछ तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन पाकिस्तानी जो ड्रामे आते हैं ना, पाकिस्तान में जो ड्रामे रिकॉर्ड होते हैं, उनका ड्रेसिंग सेंस इतना सलीके वाला होता है। अगर आप उनके ड्रामे देखेंगे तो कोई ऐसी इंटीमेसी नहीं है उनके अंदर कि वो ना पब्लिकली कुछ गलत शो कर रहे हैं। वो इतनी अच्छी स्टोरीज़ बनाते हैं। आप ज़रूर एक बार, मैं सबको सजेस्ट करूँगी पाकिस्तानी ड्रामे देखें। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि इंडियन सीरीज़ को नहीं देखें या इंडियन ड्रामे आ रहे हैं वो नहीं देखें, लेकिन पाकिस्तान ड्रामे इसलिए देखें, आप सलीका लें उनसे कि वो क्या पहन रहे हैं, कितना अच्छा बोल रहे हैं, कितनी अच्छी सलाह दे रहे हैं। उसमें कोई ऐसा सीन नहीं है कि वो बच्चों पे गलत इफेक्ट डालेगा या कोई बहुत ज़्यादा रोना धोना चल रहा है। और कोई लंबी लंबी सीरीज़ नहीं कि 500,000 एपिसोड खींच दिए, लास्ट टू लास्ट मैक्सिमम 40 एपिसोड में सीरियल ख़त्म। तो मुझे ऐसा लगता है वहाँ से हमें इंडियन को कुछ लेना चाहिए मतलब सिर्फ और सिर्फ उनका ड्रेसिंग सेंस की सच्ची में बहुत प्यारा है, और उर्फी को तो ज़रूर लेना चाहिए। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस पे ये है कि ये इंस्टाग्राम पे एक्सेप्टेबल है बट सोसाइटी पे एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। नहीं होना चाहिए। एंड ऑल, अब हम बात करेंगे आपके रिलेशन स्टेटस पर। क्या होना चाहिए, एक स्टेबल रिलेशन कैसे बनाए किसी के साथ, या क्या आगे होना चाहिए? And what's your relation? I want to talk about. I don't want to, but audience want to know you about. Audience, मेरे को पूछना पड़ा ये। ऑडियंस की डिमांड्स रहेगी अगर इसी पॉडकास्ट में आ जाएगी कमेंट्स में। पहले वाले सवाल का जवाब देती हूँ कि अगर स्टेबल रिलेशन किसी के भी साथ बनाना है तो जैसा सब कहते हैं, मैं भी ये मानती हूँ कि आप उससे सिर्फ और सिर्फ ऐसा करें कि कोई फूल बड़ा हो रहा है और आप उसे रोज़ पानी पिला रहे हैं, फिर वो ग्रो करेगा। आप उसे ऐसा नहीं करें कि हमें स्टेबल रिलेशन बनाना है तो तोड़ के अपने पास रख लो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना है ऐसा। अगर आपको सच में किसी के साथ में लंबा चलना है तो आपको शुरू से उसके साथ में एक दायरा मेंटेन करना पड़ेगा, तब आप लंबा चल सको। कि मेरी मम्मा हमेशा मुझे कहती है कि अगर आपको किसी के साथ दूर तक चलना है ना तो आपको उसके साथ में बहुत लिमिट रखनी पड़ेगी। आपको शुरू से उसके साथ में बहुत ऐसा रखना पड़ेगा कि नहीं, हमें लंबा जाना है। बहुत सारे लोग बहुत जल्दी मिलते हैं, बहुत जल्दी क्लोज हो जाते हैं, बहुत जल्दी फ्रैंक हो जाते हैं, नहीं, जितना जल्दी रिलेशन बनेगा उतना जल्दी टूटेगा। मेरी मामा मुझे सिखाते हैं। तो एंड व्हाट्स योर नाउ रिलेशनशिप योर
रिलेशनशिप स्टेटस ऐसा कुछ है नहीं मेरा, मैं बहुत पॉजिटिव लड़की हूँ। मैं चाहती हूँ जिससे मम्मा चाहे मैं उससे आगे अपना सेटल डाउन करूँ सब कुछ, लेकिन हाल फिलहाल मेरा ऐसा कोई स्टेटस नहीं है। क्या सोचा है आपने आगे? हाल फिलहाल तो मैं करियर के अलावा कुछ सोचती नहीं हूँ ज़्यादा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं गर्ल्स के लिए बहुत इंस्पायरिंग होना चाहती हूँ कि कोई मुझे देखे, सुने, मेरी बात माने, मुझे बहुत रिस्पेक्ट करे। सिर्फ मेरा भी टारगेट इतना ही है, और मेरे अच्छे कंटेंट रहेंगे, मेरी अच्छी आवाज़ रहेगी, स्माइल रहेगी, तो सब करेंगे वैसा। आप इन द फ्यूचर शादी करोगे, सो व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर हस्बैंड एंड योर पार्टनर? मुझे बहुत हैंडसम लड़का नहीं चाहिए, सीरियसली नहीं चाहिए। मैं ऐसा चाहती हूँ उससे कि वो सिर्फ मेरी और मेरी फैमिली की रिस्पेक्ट करे। मेरी मम्मी सिंगल पेरेंट है, मैंने आपको बताया, तो हम ऐसा चाहते हैं कि वो इस घर में भी बेटा बनकर आए। बेटा बनकर आए मतलब यहाँ का सारा माहौल वो संभाल ले, मुझे संभाल ले, मेरी रिस्पेक्ट करे, क्योंकि बहुत आम सी लड़कियाँ तो यूँ मिल जाती, लेकिन जब हमें कुछ अच्छा चाहिए होता है ना, तो उसके लिए बहुत कुछ अच्छा भी करना पड़ता है। तो मैं उससे सिर्फ इतना ही चाहूँगी। मुझे अभी तक मिला नहीं है, तो जहाँ भी है वो अगर मुझे सुन रहा है तो अब जब भी मुझे मिले वो, तो मैं यही चाहती हूँ कि रेस्पेक्ट में कोई कमी नहीं रहे। देखो ट्रस्ट तो मैं बना लूँगी, क्योंकि मेरे अंदर वो एबिलिटी है, ट्रस्ट तो मैं बना लूँगी, लेकिन लड़का ऐसा होना चाहिए जो रिस्पेक्ट दे। रिस्पेक्ट मैं नहीं सिखा पाऊँगी उसे, वो उसको उसके पेरेंट्स से सिखाई होगी, वही वो एबिलिटी से मुझे दे पाएगा। तो जब भी मैं कोई लड़का देखूँगी या फैमिली देखेगी, तो एक ही रिक्वायरमेंट है कि वो रिस्पेक्ट करना जानता हो, क्योंकि लड़कियों से बात करने का तरीका एक लड़के को आना ही चाहिए। एक लड़के को पता होना चाहिए कि मैं गुस्से में भी हूँ तो मुझे इस लड़की को कुछ भी नहीं बोलना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत से लड़के मिस कर देते इस चीज़ मिस कर देते, बस मैं वो नहीं चाहती हूँ। हज़ारों में भी अगर हम खड़े हैं तो मैं उससे कोई बात कर रही हूँ तो वो रेस्पेक्ट से मुझे प्रायोरिटी देके वो बात सुने, कि नहीं श्रुति कह रही है तो मैं सुनता हूँ। बस मैं सिर्फ उससे इतना ही चाहती हूँ, बाकी मैं सारी चीज़ों से सिखा दूँगी, पर रिस्पेक्ट देना उसे आना चाहिए। नहीं, आपको ऐसा हस्बैंड बिल्कुल नहीं मिले, आपको इससे और अच्छा मिले। आई एम जस्ट शॉक्ड। बिल्कुल मिले। फिर भी रिलेशनशिप मैटर्स बहुत मैटर करते हैं। आपको एक अच्छा चॉइसेस पार्टनर, बिकॉज डिवोर्स के रेट्स इतने बढ़ रहे हैं आजकल, रेट्स में आज के होने वाले टाइम में तो और भी बढ़ेंगे, मेरे को लगता है। और भी बढ़ेंगे, मुझे भी लगता है। तो डिवोर्स के लिए मेरा ऐसा कुछ कहना नहीं है ज़्यादा, क्योंकि सबके अंडरस्टैंडिंग। एक हेल्दी रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी लड़का और लड़की के बीच। हेल्दी रिलेशनशिप तब इम्पॉर्टेंट होगा जब अपन उसके बीच में एडजस्टमेंट करना सीखेंगे। जब तक आपको एडजस्ट करना नहीं है ना, आजकल बहुत सारी लड़कियां ऐसे चाहती है कि हमको अगर लाखों की पब्लिक भी खड़ी है तो वो लड़का सिर्फ हमें ही देखे, हमसे ही बात करे। नहीं, ऐसा नहीं है। उसकी खुद की भी ज़िंदगी है, वो खुद भी किसी और से बात करेगा, वो खुद भी अपनी लाइफ जिएगा, वो अपनी फैमिली को भी टाइम देगा। और लड़के ऐसा चाहते हैं कि लड़कों की भी एक्सेप्टेशन है, हमें भी पूरी करो, हम भी रो सकते हैं, बिल्कुल रो सकते हैं, लड़कों की भी एक्सेप्टेशन होती है। और जो लड़कियाँ ऐसा सोचती है कि सिर्फ हमारी एक्सेप्टेशन, लड़कों की कोई एक्सेप्टेशन नहीं है, मैंने बिल्कुल गलत मानती हूँ। और उन्हें सबको यही कहूँगी कि लड़कों की भी एक्सेप्टेशन होती है, वो भी रो सकते हैं, वो भी आपको कुछ कह सकते हैं। जब वो भी रोए तो आप उन्हें चुप कराओ, वो भी ये चाहते हैं। जब कभी वो नाराज़ हो जाए तो आप उन्हें सॉरी कह के मनाओ। हर लड़का ही चाहता है, हर लड़का चाहता है। लेकिन एक्चुअली हमारी सोसाइटी ने ऐसा हमारा माइंड वॉश किया कि नहीं सिर्फ लड़कियां एक्सेप्टेशन करेगी, लड़का तो सिर्फ करता ही जाएगा। ऐसा नहीं है, लड़कियों को नाउ आई थिंक इट चेंजेस। लड़के रोते हैं, सही बात है, ये वो सबके सामने नहीं रोते, अकेले में रोते हैं, एंड लड़कियां सबके सामने रोती है। और ये भी सोसाइटल का एक वो ट्रैप्स लगता है मेरे को, कि लड़के बड़े होते हैं ना, अगर वो रो रहा है ना तो पापा कह देते हैं कि चुप हो जा, रोना नहीं है, लड़का होके रो रहा है। ये कैसा वर्ड है, लड़का होके रो रहा है, एंड लड़की रो रही है तो वहाँ रो ले, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है ऐसा। सो मैं आप बात करूँगा एक लड़का लड़की फ्रेंडशिप में रह के भी अपना रिलेशन, एक फ्रेंड जोन में रह के भी अपना कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एक क्लटर हो ही जाता है बीच में। आपके बहुत सारे मेल फ्रेंड्स भी रहे जो ओनली फ्रेंड्स है, फ्रेंड के तौर पे ही अच्छे हैं, आपको एडवाइस करते हैं, तो ये कैसे हेल्दी रिलेशनशिप बनाएं ऑन इन द फ्रेंड जोन? इन द फ्रेंड जोन आप अपनी लिमिट्स नहीं भूलें। आजकल के लड़कियां अपनी लिमिट्स भूल जाते हैं। हम कहीं पर भी जा रहे हैं, हम वो कुछ भी बोल रहा है, हम अब शब्द बोल रहे हैं, वो गाली दे रहा है, हम उसको 2 गाली दे रहे हैं, उसने हमसे नहीं पूछा तो हम भी उससे नहीं पूछा। आजकल एरोगेंस बहुत आ रहा है रिलेशनशिप में, इसलिए मुझे ऐसा लगता है फ्रेंडशिप में भी, रिलेशनशिप में भी, एक हस्बैंड वाइफ में भी वो नहीं सेटल डाउन हो पाए। क्यों? क्योंकि ईगोइस्टिक बहुत हो रहे हैं लोग। तूने मुझे नहीं मनाया, मैं भी तुझे नहीं मनाऊंगी। आजकल मुझे लगता है एक ट्रेंड हो गया है, तू मुझे मनाएगा तो बहुत लोग कहते हैं ना मुझे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता है, बात करे तो ठीक है, नहीं करे तो ठीक है। बहुत लोगों से मैंने सुना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपका एक हेल्दी रिलेशनशिप है तो अगर वो 10 बार भी नाराज़ हो रहा है ना, आपको 10 बार उसे मनाना चाहिए।
10 बार मनाना चाहिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरी गलती नहीं है लेकिन सिर्फ मेरे मनाने से ये रिलेशनशिप बच सकता है, मुझे लगता है तो भी आपको एफर्ट्स डालने चाहिए। नाइस एडवाइस, इट्स वर्क्स लॉट फॉर द पीपल। होना चाहिए ऐसा, क्योंकि हर दफ़े कोई सामने वाला ही झुके, सारे रिलेशन ऐसे नहीं मिलेंगे आपको। ये सिर्फ मम्मी पापा कर सकते हैं कि बच्चे ने खाना नहीं खाया, पिज़्ज़ा खाना है, चलो पिज़्ज़ा खिला देते हैं। लेकिन हर रिलेशनशिप में ऐसा नहीं होता है, कहीं दफ़े आपको भी झुकना पड़ता है, कहीं दफ़े सामने वाला भी झुकेगा, तो मुझे लगता है मैनेज हो सकता है, बहुत अच्छे से मैनेज हो सकता है। नाइस नाइस नाइस। ओके, मैं आपके से एक सैड बात करूँगा अब। मैं आपके लेट फादर के बारे में पूछना चाहूँगा अब। श्रुति, कैसा लगता है? पहले तो ये सैड बात नहीं है, मैं उनके बारे में जब भी बात करूँगी मैं बहुत हैप्पीली हूँ, तो ये बहुत हैप्पी बात है कि उनका जिक्र इसमें हो रहा है। हाँ, अब आप पूछे। सो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी जब आप बचपन में थे? तब तो आपको इतनी प्रॉब्लम्स आई नहीं होगी क्योंकि एकदम से लोड आपके ऊपर नहीं पड़ा, बट जैसे एडल्टहुड में आए तब क्या क्या प्रॉब्लम्स आई? तब प्रॉब्लम शायद मम्मी को आई थी, अब शायद आपको आ रही है, तो आपको क्या क्या फेस करना पड़ रहा है, किन प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ रहा है, उसके बारे में बताइए। मैं जब 4 साल की थी तो मेरे पापा की डेथ हो गई थी। बहुत ही ज़्यादा डार्क फेस मैं आपको बता रही हूँ, तब से मम्मी के लिए शुरू हो गया था। मेरी मम्मी ने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है कि सिर्फ वो ये चाहती थी कि मेरे दोनों बच्चे बहुत आगे जाएं। उनका हमेशा मुझे साथ रहा है। किसी के पेरेंट्स होते हैं ना रेस्ट्रिक्टेड कि नहीं यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना। मेरी मम्मी ने मुझे कभी कहीं जाने आने के लिए नहीं रोका। अगर मैं कभी लेट भी आती हूँ तो उनका सवाल फ़ोन पे ये होता है कि बेटा आप कितनी देर में आ रहे हो, ये नहीं पूछते आप कहाँ हो, क्यों गए हो, नहीं ऐसा कोई। उन्होंने मुझे शुरू से बहुत, और मेरी मम्मी हमेशा एक चीज़ कहते हैं, आप किसी चीज़ को जितना ज़्यादा दबाओगे ना वो उतनी तेज़ी से उछलेगी। आप किसी चीज़ को फ्री छोड़ दोगे ना वो उतनी आराम से सराउंडिंग हो जाएगी। तो मुझे मेरी मम्मी ने बहुत फ्री छोड़ दिया, तो मैंने उनका कभी ट्रस्ट भी ब्रेक नहीं किया। और मैं हर लड़की से कहना चाहूँगी कि आपके माँ बाप आपके लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, तो आप कभी भी उनका ट्रस्ट ब्रेक मत करना किसी लड़के के लिए या अपने आप के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं अपने आप के लिए घर से भाग जाते हैं कि हमें कुछ करना है। नहीं, आप माँ बाप से बैठ के बात करें। बहुत, मैं ये नहीं कहती कि मॉम डैड गलत नहीं हो सकते, कहीं जगह गलत हो सकते हैं। मैंने तो गलत भी देखा है मॉम डैड को कहीं जगह, लेकिन वो कुछ चीज़ों में हो सकता है। लेकिन 99% हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छा ही चाहेंगे। एक आपसे पर्सनल क्वेश्चन है, क्या आप अब भी अकेले में कभी सैड फील करते हो या कभी रोते हो कि अपार्ट फ्रॉम अलोन, अपार्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, अलोननेस फील करते हो कभी? ऐसा होता है अभी भी? मुझे ना कभी शायद किसी एंड आई थिंक इसी एज में होता है, बचपन में शायद ऐसा नहीं होता है, इसी एज में होता है। आप लोगों को जान के ऐसा लगेगा कि शायद कुछ ऐसा है जवाब जो डाइजेस्ट नहीं हो सकता है, लेकिन जवाब यही है, ओरिजिनलिटी यही है कि मैं कभी नहीं रोती। कभी नहीं रोती हूँ इन द सेंस मैं किसी के भी सामने नहीं रोती हूँ, मैं सिर्फ मेरे भगवान के आगे रोती हूँ। मुझे ऐसा लगता है वो मुझे सुन रहे हैं, वहाँ से मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है। आप मुझे कभी रोता हुआ नहीं देखेंगे। मैंने अपने आप को अंदर से इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया है कि कैसी भी सिचुएशन मेरे सामने आ जाए मैं फेस कर सकती हूँ उसे। आज अगर मुझे कोई कह दे कि आपकी फैमिली में इस रिलेटिव का एक्सीडेंट हो गया, वो ख़त्म हो गए हैं या अब नहीं उनसे आपका मिलना होगा, तो भी मैं स्टेबल हूँ। मुझे इतना बिलीव है अपने आप के ऊपर कि नहीं, मैं बहुत स्टेबल लड़की हूँ। मैं तुरंत अपना पेशेंस नहीं लूज़ करती हूँ। और रही बात और चीज़ों की जो आप मेरे से पूछ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हर लड़की के अंदर ऐसी चीज़ होनी चाहिए, एक ऐसी स्टिक होनी चाहिए जिससे उसके ज़िंदगी में कोई भी फेज़ आ जाए, कोई भी कुछ भी हो जाए, वो अपना पेशेंस नहीं खोले। उसका परसिवरेंस उसके साथ होना चाहिए, जिससे उसके साथ क्या होगा, जिससे उसके साथ ये होगा कि वो लंबा स्टे कर सके। आप किसी से मोह डाल लेंगे, आप किसी से जितना अटैच होंगे ना, उसके जाने का उतना ही गम होगा। मैं किसी से अटैच नहीं, किसी से भी अटैच नहीं हुई। इवन ऑल मेरी मम्मा ने मुझे, मैं मम्मा से इसलिए अटैच हूँ क्योंकि सिर्फ एक वही है जो मुझे ऐसा समझती है कि नहीं तू कर सकती है, तू नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा, वो मुझे ऐसे मोटिवेट करे। बेस्ट एडवाइस, इट वॉज द बेस्ट एडवाइस फॉर मी ऑल्सो एंड ऑडियंस ऑल्सो। आई वॉन्ट टू प्रे फॉर यू कि आपका करियर बहुत ग्रो हो। एंड इससे मैं क्वेश्चन पूछूंगा एक कि अगर आप आगे जाके आपको ऑफर होते हैं बिग बॉस, रोडीज एंड ऑल अदर रियलिटी शोज, लॉकअप्स, तो आप इनमें जाना चाहेंगे? नहीं, आपका एक ड्रीम है ये? मैं इनमें नहीं जाना चाहूँगी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि
वहाँ लोग ना बहस करते हैं, बहस करते हैं मतलब वहाँ लोग एक दूसरे को गलत ठहराते हैं। आज आप मुझे बोलोगे कि श्रुति आप गलत हो, तो हाँ मैं हूँ, मैं मान लेती हूँ, तुरंत मान लेती हूँ, क्योंकि मुझे किसी को भी सफाई नहीं देनी होती है। आज मुझे कोई भी तीसरा इंसान आके कहेगा अरे तुम बहुत गलत कंटेंट बना रही हो, बना रही हो, आप जैसा बोलो सर, आप जो बोलो मैं वो हूँ। जिसको अच्छा देखना होगा ना वो अच्छा देखेगा, जिसे नहीं देखना होगा वो नहीं देखेगा। इन शोज़ में मैं इसलिए नहीं जाना चाहती हूँ क्योंकि सीरियसली यहाँ पे जो लोग बहस करते हैं, जो अपनी आवाज़ शाउट करके बोलते हैं, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये सिर्फ फेम के लिए अगर वो कर रहे हैं, और मुझे लगता है फेम के लिए ही कर रहे हैं, तो मैं ऐसी नहीं फेम चाहती हूँ। जो है ठाकुर जी की दया से बहुत अच्छी है, मैं उसी में ही खुश हूँ। बहुत अच्छे हैं। व्हाट इज़ योर ड्रीम श्रुति, मतलब व्हाट इज़ योर फाइनल डेस्टिनेशन कि मेरे को इस जगह जाना है बस, एंड ऑफ द ऑल खत्म, अब मेरे को बस यहाँ तक जाना है? वैसा कोई डेस्टिनेशन मैंने नहीं सोचा है, मैं चलती जाऊँगी, जहाँ तक मैं जा सकती हूँ मैं जाने की कोशिश करूँगी, बिल्कुल करूँगी। और पढ़ाई में भी कभी भी कोई ऐसी पढ़ाई नहीं है जहाँ पे स्टॉप है, कोई भी ऐसी पढ़ाई नहीं है। आप मुझे एक भी ऐसी पढ़ाई लाके बता दो जहाँ पे स्टॉप है। हर पढ़ाई में आगे से आगे कोई ना कोई फील्ड है जिसमें आप कर सकते हो। तो मैं पढ़ाई भी अपनी नहीं रोकना चाहती हूँ, और करियर भी ऐसा है कि, और जिस करियर में हूँ मैं वहाँ तो हर रोज़ हर पल ट्रेंडिंग बदलता रहता है, तो मैं कहीं भी रुकना नहीं चाहती हूँ। जब तक मेरे हाथ में है, जब तक मैं कर सकती हूँ मैं करूँगी। सो माई लास्ट क्वेश्चन वॉज, आप पर्सनल लाइफ को कैसे कंटिन्यू देखती है आगे, एंड व्हाट इज़ योर प्रोफेशनल लाइफ गोज ऑन द फ्यूचर? मतलब आपका अकाउंट आप कहाँ देखती है रीच होता हुआ, एंड व्हाट इज़ योर पर्सनल लाइफ रीच इन द फ्यूचर? देखो, अगर प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ सबके बहुत अलग अलग होती है, और मेरी भी बहुत अलग है। प्रोफेशनल लाइफ में मैं ग्रो कर रही हूँ और आगे भी करूँगी मुझे लगता है। और पर्सनल लाइफ में मेरे को ऐसा लगता है जब पर्सनल लाइफ आपकी ग्रो करेगी ना, प्रोफेशनल ऑटोमेटिकली करेगी। क्यों? क्योंकि आप पर्सनल लाइफ से खुश होंगे ना, तो आप प्रोफेशनल में ज़रूर अच्छा दे सकेंगे अपना। मैं पर्सनल लाइफ से बहुत सेटिस्फाइड हूँ। ऐसा कोई दुख नहीं है जीवन में कि मुझे जिसकी वजह से रोना आता हो, या मैं ठाकुर जी से पूछती हूँ आपने ऐसा क्यों किया। मैं सबको कहती हूँ कि अपने भगवान से कभी भी ये नहीं पूछे कि क्यों, आपने ऐसा क्यों किया हमारे साथ में। उन्होंने जो किया है, जैसा किया है, वो एब्सोल्युटली आपके लिए उससे बेहतरीन कुछ हो ही नहीं सकता है। कभी कभी आपसे प्रभु कोई चीज़ इसलिए ले लेते हैं, बेहतर इसलिए ले लेते हैं क्योंकि वो आपको बेहतरीन देना चाहते हैं। तो इसलिए कभी भी उनसे, जब वो आपसे बेहतर ले रहे हैं ना, और जब आपको बेहतरीन दे रहे हैं, उस दायरे के बीच में आप प्रभु से कभी भी मत पूछे कि क्यों क्यों। आई थिंक आई ऑल्सो थिंक कि भाई पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ आर इंटरकनेक्टेड। आप पर्सनल लाइफ में ग्रो करिए, अपने घर वालों से अच्छे से बात करिए, प्रोफेशनल लाइफ अपने आप ग्रो करती है, बहुत अच्छा ग्रो करती है। क्यों? क्योंकि आप मन से हैप्पी होंगे। मैं सबको बोलती हूँ कि मन की शांति बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आपके फेस के ग्लो के लिए भी बहुत ज़रूरी है, आपके दिन के रूटीन के लिए भी बहुत ज़रूरी है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी ज़रूरी है। आप अगर मन से खुश होंगे ना, आपका ध्यान होगा चीज़ों पे, और जितना अच्छा आपका ध्यान होगा, आप उतना अच्छा वर्क कर पाएंगे। यही स्पिरिचुअलिज्म की खास बात है। आपने इसको डीप जाना है, ये मैं आपसे जान पा रहा हूँ। सो थैंक यू श्रुति। बट जाने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमारी ऑडियंस के लिए कुछ एक रिव्यू दीजिए। अच्छा, कि वो उनको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, एंड वो क्या आगे कर सकते हैं। ऐसा मैं सबको, मेरे घर में भी जितने जूनियर्स हैं या जो मेरे से बात करते हैं, जो छोटे हैं मुझसे, मैं उनको सिर्फ 2 एडवाइस देती हूँ, और यहाँ पे भी मैं 2 एडवाइस देना चाहती हूँ। कि पहली ये कि अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करें, किसी भी सिचुएशन में वो कुछ भी कह दें, आप कह दो ठीक है, अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करें। दूसरा ये कि आप मन लगा कर पढ़ाई करें, या आप जो भी काम कर रहे हैं वो सिर्फ मन लगा कर करें। ये 2 काम आपको ज़िंदगी में यहाँ से यहाँ ले जा सकते हैं। सिर्फ ये मेरी 2 एडवाइस, अगर आप ये 2 भी मान लेंगे ना, मुझे ऐसा लगता है बहुत ग्रो कर जाएंगे। सो थैंक यू श्रुति फॉर कमिंग ऑन आवर शो। वी आर वेरी ग्रेट कि आप हमारे शो पे आए, एंड हमारे शो पे चांद तारे क्या बोलते हैं, सितारे, चांद लग गए, 4 चांद लग गए। व्हाट्स योर फीडबैक फॉर मी? मेरा कैसा था पॉडकास्ट? बहुत अच्छा था। यू आर वेरी स्माइलिंग फेस, और ऐसी स्माइल रखिए तो अपने आप ग्लो आ जाएगा। थैंक यू। मेरे को भी आपसे बहुत पॉजिटिविटी मिली है, एंड हम क्या करें आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि आपने जैसे जिस लेवल पे रीच किया है। सो व्हाट्स एडवाइस फॉर अस एंड आवर टीम? आप ना एक काम ज़रूर करें,
कोयले की खान में से सिर्फ हीरा निकालने की कोशिश करे। जैसे आपने पूरे बिहार में से मुझे चूज़ किया, क्यों किया? क्योंकि मैं रीच ले रही हूँ। कभी भी कोई रीच ले रहा हो उससे चूज़ करना ये अच्छी समझदारी नहीं है। कौन रीच करने वाला है आपको ये पता होना चाहिए कि यार ये करेगा आगे जाके रीच, उसको पकड़ना है अपन को। जब अपन उसको पकड़ेंगे ना, उसका पॉडकास्ट बनाएंगे ना अपन, वो तो करेगा रीच, आपको पता है। तो ये कब जौहरी बनना है आपको। जौहरी किसी भी डायमंड को यूं पहचान लेता है, आपको वो पहचाना। मैंने रीच लिया तब आप मेरे पास आए, लेकिन अब जब आप किसी के साथ करें ना तो उसको पहचाने कि ये बंदा फ्यूचर में कुछ करेगा, इसके साथ काम करते हैं। ग्रेट आंसर, ग्रेट एडवाइस, आई नोटेड इन माई माइंड। थैंक यू श्रुति, आई होप हम नेक्स्ट एपिसोड जल्दी शूट करें। बिल्कुल जल्दी शूट करेंगे। आपका भी थैंक यू निखिल, थैंक यू सो मच। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री श्याम।